हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 301 अछूत। हम कम से कम तुम्हें कुछ तो समझ में आया। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं वह कर पाएंगे, वरना आपको पता चल जाएगा कि इसके क्या परिणाम होंगे। आज्ञाकारी होकर यहाँ पहरा दो। उस समय का इंतजार करो जब तुम्हारे मालिक को तुम्हारी जरूरत होगी, फिर बस अपना कर्तव्य निभाओ। काले कछुए कवच तकनीक ने बुरी आत्मा को ठंडे भाव से देखा, फिर उसके शरीर से बड़ी मात्रा में कोहरा निकला, चू फैंग को घेर लिया और फिर वे दोनों गायब हो गए। केवल दुष्ट आत्मा ही बची थी जो घबराई हुई मुद्रा में ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर तकनीक को घूर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उस पल उसके विचार उसकी दूर की यादों की ओर तैरने लगे। समय बहुत बीत चुका था और उसे याद नहीं था कि यह घटना कितने सालों या महीनों तक चली। उसे केवल इतना याद था कि कई दुष्ट विश्व आतंकवादियों की कमान में दुष्ट आत्माओं से बनी सेना ने एक निश्चित भूमि में अराजकता फैलाए और हर जगह संसाधनों को लूटा। पर्वत श्रृंखलाएं सपाट हो गई थीं, नदियां सूख गई थीं, हर जगह युद्ध की लपटें थीं। उनकी सेना ने हमेशा वही किया जो वे करना चाहते थे और कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें रोक सकता था। वे जिन जगहों से गुजरे थे वहां एक इंच घास भी नहीं उगी थी। उन्होंने जो भी जीवन देखा वह सब कत्ल कर दिया गया था। हालांकि वे जिनके नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे, जिनका उल्लेख होते ही लोगों के चेहरों का रंग बदल जाता था, जिन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली महाद्वीप को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, उन्हें एक पुरुष ने पराजित किया। दूरी बहुत अधिक होने के कारण उसे नर का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। उसे केवल इतना याद था कि एक ही वार में उसने उनकी सेना को पूरी तरह से कुचल दिया था। एक नज़र में उसने उन दुष्ट विश्व प्रेतवादियों को मार डाला जो उनकी कमान संभाल रहे थे। वह पुरुष इतना शक्तिशाली था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सृजित संसार में वह अब एक व्यक्ति जैसा नहीं लगता था, वह एक ईश्वर जैसा लगता था। इसके अलावा नर के अलावा 4 क्रूर और मजबूत राक्षस भी थे। ब्लैक कछुआ कवच तकनीक उनमें से एक थी। अचानक फिर दुष्ट आत्मा ने आह भरी और अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का विचार छोड़ दिया। यह आज्ञाकारी रूप से प्राचीन महल में वापस लौट आया क्योंकि इसमें ब्लैक कछुआ कवच तकनीक के आदेशों का पालन न करने की हिम्मत नहीं थी। उसी समय चू फैंग को केवल यह महसूस हुआ कि उसका शरीर हवा में तैर रहा था, जो तेजी से हिल रहा था। जब उसके दोनों पैर जमीन पर उतरे और कोहरा छट गया, तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह उस क्षेत्र में वापस आ गया है जहां पहले इल्यूजन फॉर्मेशन था और ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर तकनीक भी उस समय उसे घूर रही थी। जिस यात्रा में उसे 4 घंटे लगे, उसे ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर तकनीक ने एक पल में पूरा कर दिया। वरिष्ठ, आप उस पल चू फैंग के पेट में सवालों की भरमार थी, फिर भी वह नहीं जानता था कि पूछना कहाँ से शुरू करे। आप बहुत उत्सुक होंगे कि मैंने आपको दुष्ट आत्मा को क्यों छोड़ने दिया। ब्लैक कछुआ कवच तकनीक मुस्कुराए और कहा। चू फैंग ने जोर से अपना सिर हिलाया। हो, ये तो एक छोटा सा सवाल है। इसकी तुलना में मेरा अनुमान है कि आप इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक होंगे कि इस जगह पर कौन कौन से खजाने छिपे हैं। वरिष्ठ, क्या ये संभव है कि आप जानते हैं कि यहाँ क्या छिपा है? ये देखकर चू फैंग ने जल्दी से और करीब से पूछा। हाँ, बिल्कुल, यहाँ सब कुछ मेरे पूर्व स्वामी द्वारा छोड़ा गया था। यहाँ सब कुछ उन्होंने स्वयं बनाया और बिछाया था। लेकिन दुख की बात है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने उससे वादा किया था कि हम यहाँ दफन रहस्यों के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर टेक्निक ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे चू फैंग की बोलती बंद हो गई और उसे कुछ अपमानजनक इच्छाएं महसूस हुईं। उसने अपने दिल में सोचा, अगर तुम मुझे बताने वाले नहीं हो तो तुमने ये क्यों पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ या नहीं? क्या ये किसी के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है? चू फैंग की बेबसी को देखते हुए ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर टेक्निक ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ छिपा खजाना एक बहुत मजबूत खजाना है। यह एक ऐसा खजाना है जो किसी व्यक्ति को पागल बना सकता है, ये परिवार में विवाद पैदा कर सकता है, ये प्रेमियों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर कर सकता है, ये खून की बारिश और बदबू की हवाओं का कारण बन सकता है, और यह यहाँ की भूमि को भी तबाह कर सकता है। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है,
वर्तमान में तुम में खजाने के पास जाने की भी योग्यता नहीं है। इसलिए अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि वह क्या है तो भी यह बेकार होगा। लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो, सौभाग्य से तुम मुझसे मिले क्योंकि कमोबेश मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उदाहरण के लिए अभी दुष्ट आत्मा, हालांकि यह केवल एक प्यारी कुत्ता है जो सबसे बाहरी घेरे में स्थित है, अगर भविष्य में जब तुम फिर से इस जगह पर कदम रखोगे तो ये कम से कम तुम्हारी थोड़ी मदद करेगा। लेकिन दुख की बात है कि अपने मालिक के शरीर को छोड़ने के बाद मेरी ताकत पहले से ही बहुत कम हो गई है। अभी मैं केवल नाम के लिए ही मौजूद हूँ। मैं अभी जैसा कुछ छोटा सा मिनियन डरा सकता हूँ, लेकिन अंदर के संरक्षक मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। इसलिए अगर आप सबसे गहरा खजाना पाना चाहते हैं तो आपको अभी भी खुद पर भरोसा करना होगा। ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर टेक्निक की बातें सुनकर चू फैंग के दिल में झटका लगा। अगर इतनी शक्तिशाली ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर टेक्निक संरक्षकों को भी आदेश नहीं दे सकती तो वे कितने शक्तिशाली होंगे। यदि दुष्ट आत्मा जो उस पर दम घुटने की हद तक दबाव डाल सकती थी और यहाँ तक कि उसके और एग्गी के बीच संबंध भी तोड़ सकती थी, केवल एक छोटा सा अनुचर था, तो एक छोटे अनुचर के बिना अस्तित्व कितना भयानक होगा। उस पल चू फैंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह इतना कमजोर था। भले ही वह एक ऐसा किरदार था जो एजोर प्रांत में धरती को हिला सकता था और भले ही वह लोगों की नज़र में एक राक्षस था, लेकिन जब वह एक असली शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करता था तो वह एक चींटी भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वह सिर्फ धूल का एक तुच्छ कण था। उस समय चू फैंग वास्तव में उत्सुक था। इस जगह का स्वामी कौन था? इतना शक्तिशाली होने के लिए उसने किस क्षेत्र में कदम रखा था? क्या ये वास्तव में मार्शल सम्राट का क्षेत्र था जैसा कि एग्गी ने कहा था? हालांकि जिसने गहन क्षेत्र में कदम भी नहीं रखा था, उसे मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कितना समय चाहिए था जो एक किंवदंती की तरह था। उस क्षण चू फैंग ने आत्महीनता से पाया कि उसकी प्रतिभा जिस पर उसे गर्व था, सुधार और सफलता की ईश्वर जैसी गति, स्तरों को पार करने वाली युद्ध शक्ति वास्तव में कुछ खास नहीं थी। क्योंकि अगर वह सिर्फ उन्हीं पर निर्भर रहता तो शायद अपनी पूरी जिंदगी में भी वह मार्शल सम्राट के दायरे को छू नहीं पाता। दूसरे लोगों की नज़र में वह एक राक्षस था, लेकिन अगर उसे असली प्रतिभाशाली लोगों की नज़र में देखा जाए तो वह सिर्फ एक औसत दर्जे का व्यक्ति था। उदाहरण के लिए बैंगनी कपड़े वाली महिला जो उससे भी छोटी थी। दुनिया इतनी बड़ी थी और 9 प्रांतों का महाद्वीप सिर्फ एक हिमखंड का कोना था। चू फैंग के लिए यह कल्पना करना काफी मुश्किल था कि असीम और सीमाहीन दुनिया में कितने प्रतिभाशाली लोग बढ़ रहे थे। और जहां तक उसका सवाल है, उसने वास्तव में व्यापक मंच पर कदम नहीं रखा था। इसलिए उसे और मजबूत बनना था। हालांकि इस जगह पर आपको खजाना मिलेगा या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। फिर भी मैं आपकी मदद करने के लिए जो कर सकता हूँ करूँगा। अभी मैं आपको जो सबसे बड़ी मदद कर सकता हूँ वह है अपनी योग्यता को आप तक पहुँचाना। ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर टेक्निक की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। उसके बाद उसका शरीर भ्रमपूर्ण होने लगा था, जैसे कि व्हाइट टाइगर वध तकनीक की तरह दिखता था, क्योंकि वह व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज में कोहरे जैसा भ्रम का शरीर बन गया था। ये वास्तव में चू फैंग के शरीर से जुड़ना चाहता था ताकि चू फैंग को अपनी शक्ति सौंप सके। लेकिन सीनियर, आप किसी भी तरह से मुझसे संबंधित नहीं हैं, तो आप मेरी इस तरह से मदद क्यों कर रहे हैं? चू फैंग के दिल में ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तुम्हारी मदद करने के पीछे मेरे अपने कारण हैं, जैसे कि व्हाइट टाइगर ने तुम्हें क्यों चुना। हमारा कारण एक ही है, और यह कारण क्या है, भविष्य में तुम स्वाभाविक रूप से इसका खुलासा कर दोगे। अचानक भ्रमकारी काला कछुआ कवच तकनीक चू फैंग की ओर झपटा और वह चू फैंग के शरीर में प्रवेश कर रहा था। साथ ही चू फैंग के मस्तिष्क में भी बड़ी मात्रा में जानकारी इकट्ठी होने लगी थी। अध्याय 302 अवर्णनीय बेचैनी। चुभने वाले दर्द के साथ साथ बादल जैसी गैस चारों ओर घूम रही थी और लहरों की तरह ये चू फैंग के शरीर में घुस रही थी। चू फैंग के मस्तिष्क में भी बड़ी मात्रा में जानकारी उभरने लगी। इससे चू फैंग को ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर तकनीक की प्रभावशालीता समझ में आ गई। अगर यह कहा जाए कि सफेद बाघ वध तकनीक सबसे मजबूत हमला करने की विधि है, तो काला कछुआ कवच तकनीक सबसे मजबूत बचाव विधि होगी। इसकी बचाव विधि सिर्फ अविनाशी कवच नहीं थी। अगर चू फैंग इसे पूरी तरह से समझ सकता है तो वह धुंध भी बना सकता है जो किसी के दिमाग में दखल दे सके और उससे उसके प्रतिद्वंद्वी की मौत हो जाए। भले ही वह प्रतिद्वंद्वी को मार न सके, फिर भी वह उन्हें युद्ध में परेशान कर सकता है और उनकी युद्ध शक्ति को बहुत कम कर सकता है। ये ब्लैक टॉर्टोइस कवच तकनीक का अद्भुत क्षेत्र था। उसी समय
काले कछुआ कवच तकनीक की गहरी और प्राचीन आवाज भी चू फैंग के कान के पास गूंजती रही। चू फैंग, सुनो, सामान्य लोग इस जगह पर खजाना नहीं पा सकते, इसलिए यह रहस्य फैलाने से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खजाना पाने वाले लोग कम ही हैं। यहाँ के संरक्षक और बाधाएं लोगों को खजाने से दूर कर सकती हैं। इसलिए कुछ त्वरित उपलब्धियों या अल्पकालिक लाभों का लक्ष्य न रखें। एक निश्चित ताकत हासिल करने से पहले इस जगह में जल्दबाजी में प्रवेश न करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि व्हाइट टाइगर और मैंने आपको क्यों चुना, तो हमारे 2 अन्य पुराने दोस्तों को खोजें और उन्हें आपकी सेवा करने के लिए तैयार करें। उस समय हमारे बारे में रहस्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। मुझे उम्मीद है कि हमने गलत व्यक्ति को नहीं चुना है। ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर तकनीक की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई। अंत में उसकी आवाज़ के गायब होने के साथ साथ चू फैंग के शरीर के सामने मंडराता हुआ कोहरा भी गायब हो गया। साथ ही उसने एक रहस्य छोड़ा जिसे चू फैंग को खुद ही सुलझाना था। तो ये पता चला कि कुछ विशेष कारण है कि सफ़ेद बाघ वध तकनीक और काले कछुए कवच तकनीक ने मुझे क्यों चुना। उनके 2 पुराने दोस्त 2 अन्य गुप्त कौशल होने चाहिए, है ना? तो वास्तव में हर एक प्रवेश द्वार पर एक गुप्त कौशल है। चू फैंग जहां था वहीं खड़ा था और उसके विचार अस्थिर थे। और क्या कारण हो सकता है? जाहिर है उन्होंने आपकी क्षमता को देखा, अन्यथा व्हाइट टाइगर वध तकनीक और एजियो ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में छिपे गुप्त कौशल ने किसी अन्य गुरु के बजाय आपको नहीं चुना होता। अगर वह इस बात पर जोर दे रहा है कि यह एक रहस्य है, तो ये बहुत संभव है कि जब वे चारों एक शरीर में इकट्ठे होंगे तो कुछ अकल्पनीय चीज घटित होगी, है न? ठीक उसी समय एग्गी की मधुर और सुंदर आवाज अचानक गूंजी। एग्गी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये बहुत बढ़िया है। उस पल चू फैंग बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने पाया कि उसके और एग्गी के बीच मूल रूप से कटा हुआ संबंध फिर से बहाल हो गया था और वह एक बार फिर एग्गी के अस्तित्व को महसूस कर सकता था। मेरे साथ क्या हो सकता है? भूत आत्मा की दुनिया से दुष्ट आत्मा के कारण कनेक्शन केवल अस्थायी रूप से काटा गया था। हालांकि ये कहना होगा कि दुष्ट आत्मा में कुछ क्षमताएं हैं। मुझे डर है कि स्वर्ग के क्षेत्र में सामान्य लोग इसे हराने में सक्षम नहीं होंगे। एग्गी ने अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा। तो वह दुष्ट आत्मा भूत प्रेत की दुनिया से आई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह भूत जैसी दिखती थी और इतनी डरावनी थी। चू फैंग के चेहरे पर आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति थी। खामोश होकर मत देखो और चले जाओ। तुम अब इस जगह की जांच नहीं कर सकते। तुम्हें कम से कम स्वर्ग तक तो पहुंचना ही होगा, नहीं तो इस जगह पर वापस मत आना। एग्गी ने याद दिलाया। संक्षेप में वह पहले से ही जानता था कि सम्राट का मकबरा गहरा और अथाह था। कम से कम उसे इसे खोजने में काफी समय लगा। न केवल वह, बल्कि जयांग राजवंश के पास भी वह योग्यता नहीं हो सकती थी। तारानकन लेकिन चू फैंग के कुछ दूर चलने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पीछे एक शहर दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें केंद्रित करके देखा। ये वही ब्रह्म संरचना थी जिसमें चू फैंग और अन्य लोग पहले प्रवेश कर चुके थे। चू फैंग थोड़ा चौंक गया। हालांकि उसने पहले से ही ब्रह्म संरचना के परीक्षण का अनुभव किया था, लेकिन जब उसने वर्तमान में संरचना को देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में अभी भी ठंडक दौड़ गई क्योंकि संरचना वास्तव में बहुत भयावह थी। ब्रह्म संरचना मूल रूप से अदृश्य थी, इसलिए जाओ। ब्रह्म संरचना के साथ मेरा मानना है कि बहुत से लोग इससे नहीं गुजर पाएंगे। भले ही वे यहाँ से गुजर सके, लेकिन वे बाद में चेकपॉइंट से नहीं गुजर सकते। इस महाद्वीप में वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस खजाने के पास जा सके। एग्गी ने तिरस्कार के साथ कहा। चू फैंग को भी लगा कि एग्गी ने काफी तर्कसंगत बात कही थी क्योंकि इल्यूजन फॉर्मेशन केवल सबसे बाहरी घेरा था। ब्लैक टॉर्टोइस आर्मर तकनीक द्वारा एक छोटे से मिनियन के रूप में वर्णित इविल स्पिरिट पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए उसने वास्तव में ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि संरक्षक का अस्तित्व क्या होगा। शायद यह एक राक्षस था जो इस महाद्वीप में सब कुछ पूरी तरह से नष्ट कर सकता था, है ना? हालांकि जब तक वह एक राक्षस के बारे में सोचता था जो 9 प्रांतों के महाद्वीप को नष्ट कर सकता था, चू फैंग ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता था कि ऐसा भी एक राक्षस है जो उसकी आध्यात्मिक दुनिया में बंद है। और एग्गी के वर्णन से वह राक्षस एक ऐसा अस्तित्व था जो 9 प्रांतों के महाद्वीप पर अराजकता पैदा कर सकता था। इसके अलावा एग्गी ने कहा कि सीलबंद राक्षस उसकी नज़र में ज्यादा मायने नहीं रखता। उसके लहजे से चू फैंग को लग रहा था कि वह झूठा दावा नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास वाकई ताकत थी जिसकी वजह से वह हर चीज को नीची नज़र से देख सकती थी। हालांकि इतना शक्तिशाली एग्गी और राक्षस जो 9 प्रांतों के महाद्वीप को तबाह कर सकता था, उसकी आध्यात्मिक दुनिया में सील कर दिया गया था।
इससे चू फैंग को लगा कि वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली था जिसने ये सब किया। क्या यह उसके माता पिता थे या उसके रिश्तेदार या कौन? पिताजी, माताजी, क्या आप दोनों अभी भी इस दुनिया में हैं? ये सवाल चू फैंग के दिल में गूंज रहा था। उसे कितनी उम्मीद थी कि उसके अपने माता पिता अभी भी इस दुनिया में हैं। ये वह सच्चाई थी जिसे वह सबसे ज्यादा जानना चाहता था। चूंकि वह पहले ही खोज कर चुका था, इसलिए जब वह लौट रहा था तो चू फैंग बिना किसी डर के जल्दी से वापस आ सकता था। उसकी गति बहुत बढ़ गई और कुछ दिनों के बाद ही वह प्रवेश द्वार पर वापस आ गया। हालांकि वापस जाते समय चू फैंग ने किलिन राजकुमार के भवन के लोगों की कुछ लाशें देखी जो गुफा की दुनिया में तंत्र द्वारा बुरी तरह से मर गए थे। ये देखा जा सकता है कि प्रवेश द्वार को सफलतापूर्वक खोलने के बाद किलिन राजकुमार के भवन ने भी इस स्थान पर खोज करने के लिए कुछ विशेषज्ञों को भेजा था। लेकिन दुख की बात है कि चाहे उनकी साधना कितनी भी मजबूत क्यों न हो, जो लोग आत्मा निर्माण तकनीक नहीं जानते थे वे सबसे सरल तंत्र को भी चकमा देने में असमर्थ थे। लेकिन जो बात चू फैंग को सबसे ज्यादा समझ में नहीं आई वही ये थी कि खबर फैलने के बाद किलिन राजकुमार की हवेली के शासक, हवेली के स्वामी ने खुद को नहीं दिखाया था। आमतौर पर एक खजाने के द्वार को खोलने के बाद, जिसमें संभवतः अनंत खजाने छिपे हों, भले ही वह हवेली का स्वामी ही क्यों न हो, वह अतुलनीय रूप से भावुक हो जाता और उसे तुरंत व्यक्तिगत रूप से इस मामले को संभालना चाहिए था। इसलिए चूंकि वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए ये स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया। लेकिन चू फैंग उन चीजों के बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी था। जब गार्डों ने उसे पकड़ लिया तो वह चुपचाप उस जगह से चला गया। चू फैंग पहले से ही ये जोर प्रांत छोड़ने के लिए तैयार था, इसलिए जाने से पहले वह कुछ लोगों को अलविदा कहना चाहता था और सबसे पहले वह अपने रिश्तेदारों से अलविदा कहना चाहता था। कुछ समय की जल्दबाजी के बाद चू फैंग आखिरकार उस शहर में लौट आया जहां चू गयू और अन्य लोग छिपे हुए रह रहे थे। जब वह शहर में प्रवेश कर रहा था, चू फैंग अभी भी सोच रहा था। ली झांग किंग द्वारा दिए गए रैंक 6 मार्शल कौशल को निकालने के बाद उसने सोचा कि चू गयू और अन्य कितने खुश होंगे और शायद उन्हें सोने में भी परेशानी होगी। चू फैंग, तुम आखिरकार देख ही गए। हम तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे। हालांकि जैसे ही चू फैंग ने घर में प्रवेश किया, चू युए घबराहट से भरे चेहरे के साथ बाहर भागी। उसने चू फैंग को गले लगा लिया और वह ये भी महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से रोने की आवाजें आ रही थीं। इसके साथ ही चूयू के पीछे अन्य सभी चू परिवार के सदस्य खुश और चिंतित दोनों थे और उनके चेहरों पर भय के भाव थे। वे चू फैंग को ऐसे देख रहे थे जैसे वह नरक के द्वार से वापस आ गया हो। चूयू, तुम सब क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। चू फैंग को वास्तव में नहीं पता था कि चूयू और अन्य लोगों के कारण क्या करना है और साथ ही उसे अवर्णनीय बेचैनी भी महसूस हुई। अध्याय 303 स्वर चौंकाने वाला परिवर्तन। चू फैंग, चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। चू फैंग, तुम हमेशा के लिए हमारे चू परिवार का हिस्सा हो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ चू फैंग, चाहे जब भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा परिवार। चाहे तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक उसी समय चू वेई, चू चेंग, चू जेन और अन्य लोग निवास से बाहर आए। यहाँ तक कि चू गयू भी बाहर आया और चू फैंग को देखकर सभी बहुत भावुक हो गए। उस पल चू फैंग को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि कुछ तो हुआ होगा, इसलिए उसने पूछा, इन पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? भाई, क्या तुम सच में अभी भी नहीं जानते? चू गुयू ने एक संभावना के बारे में सोचा जब उसने चू फैंग का उदास चेहरा देखा। स्कूल सभा के अंत के बाद से मैं हमेशा एक गुप्त स्थान पर साधना कर रहा था। बाहर आने के बाद मैं सीधे आप सभी को खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे नहीं पता कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। चू फैंग ने समझाया। भाई, मेरे पीछे आओ। ये देखकर चू ग्यू ने पहले सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया, फिर निवास के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और एक असीम ध्वनिरोधी आत्मा संरचना प्रकट हुई। इसने उस क्षेत्र को ढक लिया जिसमें वे थे। फिर उसने कहा, भाई बस यही बोलो। चू फैंग की अभिव्यक्ति अत्यधिक बेचैनी में बदल गई। वह वास्तव में जानना चाहता था कि वास्तव में क्या हुआ था। भाई, स्कूल सभा में जो कुछ हुआ वह सच था ना? तुमने लिंग्यून स्कूल के नंबर 1 शिष्य डुगू एओयुन को मार डाला और तुमने लिंग्यून स्कूल के नंबर 2 शिष्य फेंगहाओ को भी अपंग बना दिया। चू डुग्यू ने गंभीरता से पूछा। ये सही है।
क्या लिंग्यून स्कूल मुसीबत की तलाश में है? चू फैंग ने पूछा। मम्मा, सिर्फ लिंग्यून स्कूल ही नहीं, यहाँ तक कि किलिन राजकुमार की हवेली भी तुम्हें ढूंढ रही है। चू गयू ने कहा। किलिन राजकुमार का भवन। उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग बहुत हैरान रह गया। हालांकि वह ये भी जानता था कि लिंग्यून स्कूल और किलिन राजकुमार की हवेली के बीच काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन किलिन राजकुमार की हवेली के अंदर उसने क्यूई फेग्यान को सब कुछ देखरेख करने के लिए रखा था। क्यूई फेग्यान वर्तमान में स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ था। किलिन राजकुमार के भवन में उसका स्थान और भी ऊंचा होना चाहिए और उसके शब्दों का अधिकार लिंग्यून स्कूल से भी अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो वर्तमान किलिन राजकुमार के भवन ने भाले का सिर उसकी ओर क्यों तान दिया? भाई, स्कूल सभा के समापन के बाद आप फिर से क्यों फेग्यान से नहीं मिले हैं और आप उसके साथ किलिन राजकुमार की हवेली में नहीं गए हैं, है ना? चू ग्यू ने पूछना जारी रखा। मैंने नहीं। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया। आह! चू ग्यू ने पहले तो असहाय होकर आह भरी, फिर आगे कहा, अभी बाहर अफवाहें कह रही हैं कि आप क्यूई फेग्यान के साथ मिल गए हैं और आप दोनों क्यूई फेग्यान की सत्ता हासिल करने और पद हड़पने की योजना में मदद करने के लिए क्यूलिन राजकुमार के भवन के स्वामी को मारना चाहते हैं। हालांकि लिंग्यून स्कूल के प्रमुख यान यांगटियन ठीक समय पर आ गए और केवल उसी वजह से आप दोनों बच नहीं पाए। अभी क्यू फेग्यान पकड़ा गया है और 10 दिन बाद उसका सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया जाएगा। तुम्हारे लिए तुम अराजकता में भाग गए और अभी किलिन राजकुमार की हवेली हर जगह जा रही है क्योंकि वे तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तुमसे संबंधित सभी लोगों को ये भी आदेश दिया कि वे बाहर खड़े हों और दुनिया के सामने सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि उन्होंने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए हैं। तभी वे तुम्हारे जैसे बुरे व्यक्ति के साथ दोस्ती करने में शर्म महसूस कर सकते हैं, वरना या फिर क्या? चू फैंग ने गंभीरता से पूछा। या फिर सार्वजनिक रूप से क्यू फेग्यान का सिर काटने के बाद वे उन सभी लोगों के परिवारों का सिर काट देंगे और उन्हें खत्म कर देंगे जिनका तुम्हारे साथ करीबी रिश्ता है या जिन्होंने दुनिया के सामने ये घोषित नहीं किया है कि उनका रिश्ता तुम्हारे साथ खत्म हो गया है। क्या ऐसा कुछ है? उस पल चू फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम दिनों में इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा। क्यू फेग्यान पकड़ा गया और उसका सर भी सार्वजनिक रूप से कलम कर दिया जाने वाला था। ऐसा क्यों? उसने छिपकर किलिन राजकुमार के महल के स्वामी की हत्या नहीं की और जब क्यू फेग्यान ने महल के स्वामी के बारे में बात की तो चू फैंग को पता चल गया कि वह बेहद वफादार था और यह असंभव था कि वह विद्रोह करे। इन सब के बीच कुछ छुपी हुई बातें भी रही होंगी जो अज्ञात थीं, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा था उस समय चू फैंग के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि क्यूई फेग्यान, उसका भाई जिसने कई बार उसकी मदद की थी, उसका सिर किलिन राजकुमार के महल में काटा जाने वाला था जिसके प्रति वह वफादार था। चू फैंग, किलिन राजकुमार की हवेली और लिंग्यून स्कूल स्पष्ट रूप से एकजुट हो गए हैं। न केवल वे क्यू फेग्यान का ख्याल रखना चाहते हैं बल्कि वे आपको भी प्रकट होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 10 दिन बाद अगर तुम खुद नहीं आए तो वे पूरे एजोर प्रांत में छानबीन करेंगे। अगर वे तुम्हें फिर भी नहीं ढूंढ पाए तो वे तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को मार देंगे। अभी आपको अपने आसपास के महत्वपूर्ण लोगों को एक बेहद सुरक्षित स्थान पर बसाना होगा। उसके बाद ही आप ये सोच पाएंगे कि क्यू फेग्यान को कैसे बचाया जाए, वरना न केवल आप मर जाएंगे बल्कि आपके आसपास के सभी लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। ऐसा मत सोचो कि किलिन राजकुमार की हवेली और लिंग्यून स्कूल वास्तव में उन्हें माफ कर देंगे, भले ही वे ये कहने के लिए खड़े हों कि उन्होंने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए हैं। अगर वे तुम्हारे बगल के लोगों को मारना चाहते हैं तो उनके पास अनगिनत कारण और अनगिनत तरीके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जगह शुरू से ही उनका क्षेत्र था और कोई भी उनकी किसी भी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एग्गी ने गंभीरता से याद दिलाया क्योंकि उसे पता था कि चू फैंग क्या करने जा रहा था। एग्गी, आपको क्या लगता है कि सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है जहां मुझे उन्हें अभी बसाना चाहिए? चू फैंग ने अपने आसपास खड़े चू परिवार के सदस्यों को देखा क्योंकि वह वास्तव में नहीं चाहता था कि वे उसके कारण प्रभावित हों। अभी जाने के लिए सबसे अच्छी जगह हजारों हड्डियों वाला कब्रिस्तान है। न केवल एजोर ड्रैगन संस्थापक उनकी रक्षा के लिए वहां है बल्कि वहां एसेंस पूल भी है जो उनकी खेती को बढ़ा सकता है। एग्गी ने कहा, 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान, ये कैसे संभव है? संस्थापक ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं उसकी दुनिया में उसके जीवित रहने की खबर को गुप्त रखूं, इसलिए उसके लिए ये कैसे संभव होगा कि वह मुझे 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में अपने करीबी लोगों को रहने के लिए लाने दे और यहाँ तक कि उसे मेरे परिवार की सुरक्षा की भी अनुमति दे।
चू फैंग को लगा कि यह बहुत पागलपन है, ऐसा कुछ हासिल करना संभव नहीं होगा। बेवकूफ, अगर यह पहले होता तो शायद यह संभव नहीं होता, लेकिन अभी यह अलग है। एजियो ड्रैगन संस्थापक के पास आपके लिए एक अनुरोध है, इसलिए वह आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा अपने करीबी लोगों को 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में भेजना उसके हाथों में मौजूद कार्डों की संख्या बढ़ाने के बराबर है। उसके हाथों में कार्ड की संख्या बढ़ाना, तुम्हारा क्या मतलब है? चू फैंग को समझ नहीं आया। इसके बारे में सोचो। एजियो ड्रैगन संस्थापक के पास आपके लिए अनुरोध है और वह चाहता है कि आप उसे पुनर्जीवित करने के लिए विकास करें, लेकिन उसके स्वभाव के कारण वह आप पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने सबसे करीबी लोगों को 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में भेजते हैं, अगर वह आपका विरोध करता है तो वह आपके परिवार का इस्तेमाल आपको मजबूर करने के लिए सौदेबाजी के तौर पर कर सकता है। कम से कम वह आपको धमका तो सकता है ताकि आप बिना कोई चाल चले उसकी मदद करें। यह आपके परिवार को एजियो ड्रैगन संस्थापक को सौंपने के बराबर है ताकि वह आपको धमका सके। चूंकि एजियो ड्रैगन संस्थापक इतना होशियार बुरा आदमी है, इसलिए उसे इस रिंग को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए वह निश्चित रूप से सहमत होगा। चाहे आप कितने भी लोगों को 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में ठूंस दे, वह सहमत होगा। एग्गी ने कहा। यह उस पल चू फैंग थोड़ा हिचकिचाया। शुरू में उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ और वह केवल इस बात को लेकर चिंतित था कि एजियो ड्रैगन संस्थापक सहमत होगा या नहीं। लेकिन एग्गी के विश्लेषण को सुनने के बाद उसे ये भी लगा कि अगर एजियो ड्रैगन संस्थापक वास्तव में उसका उपयोग करना चाहता है तो उसके परिवार को 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में भेजना वास्तव में भेड़ को बाघ के मुंह में भेजने के समान था। चू फैंग, मुश्किल समय में मुश्किल तरीकों की जरूरत होती है। आप उनकी अस्थायी सुरक्षा की गारंटी तभी दे सकते हैं जब आप अपने परिवार को अभी एजियोर प्रांत से दूर भेज दें। हालांकि आप ऐसा केवल उनकी अस्थायी सुरक्षा की गारंटी के लिए कर सकते हैं। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि जब वे एजियोर प्रांत छोड़ेंगे तो वे वास्तव में सुरक्षित रहेंगे? तुम्हारे गुस्से के कारण भले ही तुम एजियोर प्रांत छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे लिए बड़े दुश्मन बनाना मुश्किल होगा। शायद किलिन राजकुमार की हवेली और लिंग्यून स्कूल से भी बड़ा दुश्मन। तुम भाग सकते हो, लेकिन क्या वे भाग सकते हैं? इसलिए तुम्हें अपने परिवार को ठीक से बसाना होगा ताकि पीछे से आने वाली परेशानियों के बारे में तुम्हें कोई चिंता न हो। हालांकि यह बहुत संभव है कि अजूर ड्रैगन फाउंडर आपका उपयोग कर रहा हो, अभी आपको उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह कौन से तरीके अपनाता है, इसलिए आपको इस बात की और भी अधिक परवाह नहीं है कि आप कौन से तरीके अपनाते हैं। अध्याय 304 मानवीय भावनाओं की शीतलता और गर्माहट। आपको ये स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि इससे पहले कि आप उसे पुनर्जीवित करने में मदद कर सकें, वह आपके किसी भी रिश्तेदार को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस अवधि के दौरान आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। जहां तक आपकी प्रतिभा का सवाल है, जब आप बैंगनी लबादा वाले विश्व प्रेतवादी बन जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप एजियो ड्रैगन संस्थापक से डरेंगे? उस समय अगर वह वास्तव में आपकी मदद चाहता है और अगर उसके मन में आपके प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर वह आपका इस्तेमाल करना चाहता है और आपका इस्तेमाल करने के बाद पुल को तोड़ना चाहता है, तो आप उसकी हत्या भी कर सकते हैं। एग्गी ने आगे कहा। उस पल चू फैंग गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा कि एग्गी ने जो कहा उसमें काफी कुछ समझ थी, लेकिन यह उसके करीबी लोगों से संबंधित था, इसलिए उसे अभी भी लगा कि यह बहुत बड़ा जोखिम था। इस बार मैं आपकी बात सुनूंगा। अंततः कुछ देर तक गंभीरता से विचार करने के बाद चू फैंग को अभी भी लगा कि एग्गी का तरीका ठीक था। इसलिए उस दिन चू फैंग ने चू परिवार के सदस्यों को एजियो ड्रैगन स्कूल की ओर ले जाया, और क्योंकि आज एक विशेष स्थिति थी, भले ही चू फैंग एजियो ड्रैगन स्कूल का शिष्य था, उसे अपनी पहचान छुपाने के लिए एक शंक्वाकार टोपी पहननी पड़ी। एजियो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश करने से पहले पहाड़ पर चढ़ते समय चू फैंग ने एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्यों के बड़े समूह को अपनी पीठ पर बैग लादकर पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा। उसी समय वो उनकी फुसफुसाहटें सुन पा रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि एजियो ड्रैगन स्कूल बहुत आगे बढ़ने वाला है और इस स्कूल में प्रवेश लेने से मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा। कौन जानता था कि प्रवेश लेने के तुरंत बाद ही मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एक चू फैंग की वजह से हमें और बाकी लोगों को दूसरे स्कूलों में जाना पड़ेगा। उस चू फैंग को तो मर जाना चाहिए। ये ली झांकिंग है जो बहुत जिद्दी है। जाहिर है
जब तक वह सामने आकर घोषणा करता है कि ये जो ड्रैगन स्कूल चू फैंग के साथ किसी भी तरह के रिश्ते से दूर है, तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह सामने आकर अंत में कहेगा कि ये जो ड्रैगन स्कूल और चू फैंग एक साथ जीने और एक साथ मरने वाले हैं। धिक्कार है, क्या वह हम सभी को बर्बाद नहीं कर रहा है? कौन कहेगा कि वह नहीं है? किलिन प्रिंस की हवेली और लिंग्यून स्कूल दोनों ने पहले ही कहा है कि जो लोग चू फैंग के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट नहीं करते हैं, उन्हें परिवार के विनाश की आपदा का सामना करना पड़ेगा। ऐसा करके यह जो ड्रैगन स्कूल को स्कूल विनाश के भाग्य से गुजरने देने के बराबर है। अगर हम जल्दी से इस रिश्ते को स्पष्ट नहीं करते हैं, तो हम भी इसके द्वारा घसीटे जाएंगे। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि चू फैंग को किलिन राजकुमार के महल के लोगों द्वारा जल्दी से गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे मार दिया जाए। वह वास्तव में अपने साथ मौत लाता है। चलो इस बारे में बात नहीं करते और जल्दी से इस आपदा के क्षेत्र से निकल जाते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर चू फैंग की दोनों मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं। हालांकि उसके बाद वे धीरे धीरे ढीली पड़ गईं और खुल गईं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी काफी बदसूरत था। जब वह अपने गौरव के दिनों में था, तो सभी लोग अपनी दिखावटी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उसके साथ संबंध स्थापित करने का उत्साहपूर्वक प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब चू फैंग मुश्किलों में था, तो वे सबसे पहले अपनी दुम दबाकर भागने वाले थे। उन्होंने चू फैंग की सुरक्षा के बारे में भी नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने चू फैंग को अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराया। चू फैंग, कुछ सोचने के बाद, एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। अचानक चू यूए जो चू फैंग के बगल में था, बोला। चू यू, यह क्या है? चू फैंग ने पूछा। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले सू रो और सू मी, दो बहनों ने घोषणा की थी कि उन्होंने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट कर दिया है और तुम जैसे व्यक्ति को अपमान के रूप में पहचाना है। लेकिन क्या? हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वे शब्द नहीं कहे थे। उनके पिता सू हेन ने उनके लिए वे शब्द कहे थे। चू यू ने कहा, मम्मा, मैं समझ गया। चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। हालांकि सतह पर उसकी भावनाओं को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में गुस्से की एक तेज लौ जल उठी थी। चू फैंग, सू हेन नामक उस पुराने बेकार लैंप को वाकई कुछ देखभाल की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि आप उसे मार डालने के लिए उसे चूस लें। एग्गी को चू फैंग के लिए अन्याय महसूस हुआ। मेरे पास अपनी योजनाएं हैं। चू फैंग ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जो सोच रहा था वह ये नहीं था कि सू हेन की देखभाल कैसे की जाए। वह जो सोच रहा था वह ये था कि बहनें सू रो और सू मेई किस स्थिति में थीं, और क्या वे खतरे में थीं या नहीं। उसके बाद विशेष तरीकों से चू फैंग ने चू परिवार के सदस्यों को उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक पहुंचाया जहां 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान था। लेकिन रास्ते में चू फैंग ने देखा कि दुनिया के रवैये की गर्माहट और ठंडक और मानव भावनाओं की ठंडक और गर्मी क्या सच थी। एजियो ड्रैगन स्कूल के लगभग सभी शिष्य और बुजुर्ग चू फैंग और एजियो ड्रैगन स्कूल के साथ अपने रिश्ते को साफ करने के लिए उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में आने के बाद चू फैंग चू परिवार के सदस्यों के साथ नीचे नहीं गया। उसने सबसे पहले 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में प्रवेश करने के लिए सुरंग खोली, क्योंकि उसे एजियो ड्रैगन संस्थापक से अनुमति लेनी थी। सबसे पहले चू फैंग की बातें सुनकर एजियो ड्रैगन संस्थापक का चेहरा बहुत बदल गया और वह थोड़ा क्रोधित भी हुआ। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। चू फैंग को पहले से ही उसके इरादों में गिरावट का एहसास हो गया था। हालांकि चू फैंग को उन लोगों के महत्व के बारे में बताने के बाद एजियो ड्रैगन संस्थापक हिल गया। अंत में उसने न केवल चू फैंग के अनुरोध को स्वीकार किया, बल्कि उसने ये भी वादा किया कि वह 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में चू परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी देगा। चू फैंग ने भी मौका लिया और ली झान किंग और एजियो ड्रैगन स्कूल के अन्य लोगों को भी आश्रय के लिए इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के एजियो ड्रैगन संस्थापक ने इसकी अनुमति दे दी। इसलिए अपने परिवार को 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में अच्छी तरह से बसाने के बाद चू फैंग वहां से चला गया और ली झान किंग की तलाश में आगे बढ़ा, वह बूढ़ा व्यक्ति जो अपने लिए पूरा एजियो ड्रैगन स्कूल छोड़ने को तैयार था। उस समय ली झान किंग एक महल की चोटी पर खड़ा था और ऊपर से नीचे की ओर देख रहा था कि शिष्य और बुजुर्ग धीरे धीरे स्कूल से बाहर निकल रहे थे। झूगे लियुन और 6 रक्षक भी उसके बगल में थे। जब वे पहाड़ से नीचे उतरते हुए मानव धाराओं के बड़े समूहों को देखते थे, तो बूढ़े लोगों के चेहरों पर जटिल भाव दिखाई देते थे। ये तथाकथित मानव हृदय का अनुमान लगाना कठिन है, और जब आपदा आती है तब व्यक्ति की सच्ची भावनाएं प्रकट होती हैं।
लेकिन सच्चाई हमेशा किसी के दिल को दुखाती है। जो लोग हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे चलते थे, तुम्हारी चाटुकारिता करते थे और वफादारी की कस्में खाते थे, वे जब तुम पर विपत्ति आई तो धर्म की जरा भी परवाह किए बिना चले गए। ऐसा एहसास किसने महसूस किया था? अगर वे चले गए तो चले गए, उनके लिए चले जाना ही बेहतर है। इन जैसे शिष्यों और बुजुर्गों के साथ एजियो ड्रैगन स्कूल के पास वास्तव में शक्तिशाली बनने का कोई रास्ता नहीं होगा। झूगे लियुन को डर था कि ली झांगकिंग पर बोझ होगा, इसलिए वह सांत्वना देने के लिए ऊपर गया। हो, मुझे इस तरह से नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है न? मुझे दुख क्यों होगा क्योंकि शिष्यों को लगता है कि वे चले गए हैं? असल में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा निर्णय बुरा नहीं है। उन सभी शिष्यों को देखो जिनके बारे में शुरू से ही मेरे मन में अच्छी धारणाएं थीं। क्या वे पीछे नहीं रह गए हैं? ली झांगकिंग ने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। पास में वहां 59 युवा मुख्य शिष्य खड़े थे और 38 बुजुर्ग जो काफी अच्छी खेती कर रहे थे। ये अच्छे पौधे थे जिन्हें ली झांगकिंग ने चुपके से चुना था। न केवल उन लोगों में काफी अच्छी मार्शल साधना प्रतिभा थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पास एक वफादार दिल भी था। उनके पास एजियो ड्रैगन स्कूल की कठिनाइयों को साझा करने और एजियो ड्रैगन स्कूल के लिए मरने का दिल था। तथ्यों के साथ ये साबित हुआ कि ली झांगकिंग ने गलत लोगों को नहीं चुना था। ऐसे समय में जब एजियो ड्रैगन स्कूल जीवन और मृत्यु का सामना करने जा रहा था, शिष्य पीछे रह गए। हम यहाँ से किस समय निकल रहे हैं? आप वास्तव में नहीं चाहेंगे कि वे यहाँ बिना कुछ किए मौत का इंतजार करते रहें, है न? झूगे लियुन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, हम तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि एक भी व्यक्ति शेष न बचे, फिर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमें मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल के उत्कृष्ट लोगों के अस्तित्व की गारंटी देनी चाहिए। केवल वे ही मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ली झांगकिंग ने उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य है कि वह लड़का चूफैंग कहाँ चला गया। मुझे उम्मीद है कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा। झूगे लियुन ने दूर की ओर देखा और उसकी आंखों में चिंता की एक झलक उभर आई। चूफैंग का नाम सुनते ही लगभग सभी के चेहरे भावुक हो गए। ओह, आप बूढ़े लोग यहाँ दृश्य देख रहे हैं, है ना? लेकिन ठीक उसी समय ली झांगकिंग और अन्य लोगों के पीछे से एक परिचित आवाज अचानक गूंजी। उस आवाज को सुनकर ली झांगकिंग और अन्य लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई और उन्होंने जल्दी से अपना शरीर घुमाया। उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उनके पहले से ही खुश चेहरे अतुलनीय रूप से आनंदित हो गए। अध्याय 305 9 स्वर्गों से होकर यात्रा करता ड्रैगन। चूफैंग, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये बहुत बढ़िया है। चूफैंग को देखने के बाद ली झांगकिंग और अन्य लोग बेहद भावुक हो गए। वे जल्दी से चले गए और उन्होंने चूफैंग को ध्यान से और विस्तार से ऊपर से नीचे तक देखना शुरू कर दिया, जैसे कि वे बहुत डर गए थे कि चूफैंग को चोट लग गई थी। क्या मैं अभी ठीक नहीं हूँ? चूफैंग ने हंसते हुए कहा और उसके बाद उसने उनके पीछे बैठे बुजुर्गों और शिष्यों की ओर देखा और ली झांगकिंग से कहा, स्कूल प्रमुख, ये वही अच्छे पौधे हैं जिनके बारे में आपने पहले कहा था। बुरे नहीं हैं, बेशक, चाहे कोई भी समय हो, मेरी आंखें खराब नहीं होंगी। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा है कि तुमने काफी परेशानी खड़ी कर दी है। ऐसा लगता है कि हम सभी को कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ रहना होगा जब तुम मुश्किल में हो और बेघर हो। ली झांगकिंग ने चूफैंग के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराया। हालांकि उसने ये शब्द सही तौर पर कहे थे, लेकिन चूफैंग को दोष देने का उसका जरा भी इरादा नहीं था। मुझे डर है कि अब आप में से किसी को भी मुश्किल और बेघर दिनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूफैंग ने हंसते हुए कहा। चूफैंग, तुम लड़के, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उन शब्दों को सुनने के बाद ली झांगकिंग और अन्य लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। बस मेरे पीछे आओ, चूफैंग बोलते हुए वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने कदम रोक दिए। ली झांगकिंग द्वारा चुने गए अच्छे पौधों की ओर मुड़ा और कहा, उन्हें भी बुलाओ। भीड़ को नहीं पता था कि चूफैंग क्या कर रहा था, इसलिए चूफैंग द्वारा उन्हें उस जंगल में ले जाने के बाद भी वे अभी भी खोए हुए और भ्रमित थे। जब तक चूफैंग ने स्पिरिट फॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए स्पिरिट फॉर्मेशन बनाना शुरू नहीं किया, तब तक झूगे लियुन ने प्रतिक्रिया नहीं की। एक अचंभित चेहरे के साथ उन्होंने आत्मा निर्माण प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया जिसे चूफैंग ने अविश्वास के साथ रखा था और कहा, चूफैंग, तुम 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान के रहस्य को नहीं सुलझा सकते थे और इसका प्रवेश द्वार नहीं ढूंढ सकते थे, है ना? चूफैंग, क्या ये सच है? तुमने 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान खोला है? ये देखकर ली झांगकिंग और दूसरे लोग भी जल्दी से पास जाकर बारीकी से पूछने लगे। जहां तक दूसरों का सवाल है,
उनके चेहरे काफी बदल गए और वे आश्चर्य से भर गए। 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान किस तरह की जगह थी? यह एजियो ड्रैगन स्कूल की एक किंवदंती थी। एजियो ड्रैगन स्कूल में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान के बारे में नहीं जानता था, लेकिन कोई भी इसे नहीं खोज सका। जिन लोगों ने 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान देखा, उनमें से ज्यादातर की मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ कुछ लोग ही मरे नहीं, बल्कि वे बेवकूफ बन गए जो पागल हो गए। अगर चू फैंग ने आज सचमुच 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान खोला, तो यह एजियो ड्रैगन स्कूल के 1000 साल पुराने अनसुलझे रहस्य को सुझाने के बराबर था। इससे स्वाभाविक रूप से लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि यह कल्पनीय और विश्वास करने में मुश्किल था। भीड़ की तड़प का सामना करते हुए चू फैंग ने आखिरकार हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर कहा, मुझे वास्तव में 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान मिल गया है, लेकिन मैं वहां के रहस्य को नहीं सुलझा पाया हूँ। हालांकि मेरे पास यहाँ सभी को बताने के लिए अच्छी खबर है। इस जगह के नीचे हर कोई जीवित रह सकता है। उस क्षेत्र की विशेष संरचना के कारण ये बिल्कुल ठीक है, भले ही हर कोई दर्जनों वर्षों तक वहां रहे। नीचे छिपने से किलिन प्रिंस की हवेली और लिंग्यून स्कूल के लोग निश्चित रूप से आपको ढूंढ नहीं पाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। इसके अलावा उस जगह पर कुछ ऐसा भी है जो हर किसी को जल्दी से सफलता पाने में मदद कर सकता है। उस चीज से मिलने वाले लाभों की तुलना ओरिजिन दवाओं या प्रोफाउंड दवाओं से नहीं की जा सकती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीचे हर कोई एक व्यक्ति को भी देखेगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आप निस्संदेह उम्मीद नहीं करेंगे। चू फैंग, ये कौन है? हाँ चू फैंग, यहाँ और कौन हो सकता है? कोई रहस्य मत बनाओ। चू फैंग के शब्दों से जिन लोगों का खून खौलने लगा था, वे ये जानने के लिए बेहद उत्सुक थे कि वास्तव में वहाँ कौन व्यक्ति था जिसने चू फैंग को इतना बड़ा रहस्य पैदा करने दिया। मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल के संस्थापक, एजियो ड्रैगन संस्थापक, चू फैंग ने शांति से कहा। क्या? चू फैंग, तुमने अभी क्या कहा? इसे फिर से बताओ। उन शब्दों को सुनने के बाद लगभग सभी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उन्होंने उन शब्दों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की जो उन्होंने अभी सुने थे। अभी एजियो ड्रैगन स्कूल के संस्थापक यहीं नीचे हैं, चू फैंग ने जोर देकर दोहराया। चू फैंग, यह क्या मजाक है? एजियो ड्रैगन स्कूल के निर्माण के बाद से 1000 साल बीत चुके हैं। ये कैसे संभव है कि पूर्वज अभी भी जीवित हैं? एक बुजुर्ग को चू फैंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ये सही है चू फैंग, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें तुम बेतरतीब ढंग से नहीं बोल सकते। वास्तव में बहुत से लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे पीछे आओ और आओ, देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया और उसने कुछ नहीं बताया। उसने स्पिरिट फॉर्मेशन के प्रवेश द्वार में सबसे पहले कदम रखा। चू फैंग को गायब होते देख ली झांग किंग और बाकी लोग और भी घबरा गए। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को कुछ देर तक देखा, फिर उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और जब उन्हें लगा कि वे बहुत व्यवस्थित हैं, तो वे चू फैंग के कदमों का अनुसरण करते हुए नीचे चले गए। आत्मा निर्माण से गुजरने के बाद उन्होंने पाया कि चू फैंग उनके सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था और उन्हें देख रहा था। चू फैंग के बगल में वहां एक और व्यक्ति खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। उस वृद्ध व्यक्ति ने नीला वस्त्र पहना हुआ था, उसके हाथ में एक मक्खी मारने वाला यंत्र था, उसके पूरे शरीर से हल्की चमक निकल रही थी तथा उससे एक संत के समान अत्यंत प्रबल आभा निकल रही थी। शिशिली झांग किंग, एजियो ड्रैगन स्कूल के 22वें प्रमुख, स्कूल के संस्थापक को अपना सम्मान देते हैं। उस पल ली झांग किंग का उत्साहित शरीर कांप रहा था और वह जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और एजियो ड्रैगन संस्थापक को अपना महान सम्मान दिया। जहां तक 6 रक्षकों और अन्य बुजुर्गों और शिष्यों का सवाल है, तो वे इतने सदमे में थे कि वे खुद की देखभाल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सपनों के दायरे में पहुंच गए हों और वे एजियो ड्रैगन संस्थापक को घूर रहे थे। उन्होंने यहाँ तक सोचा कि उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी दिख रहा था वह सच नहीं था, और काफी समय बाद ही उन्हें धीरे धीरे होश आया और उन्होंने जल्दी से घुटने टेककर एजियो ड्रैगन संस्थापक को अपना बड़ा सम्मान दिया। सब लोग उठो, निश्चिंत रहो। जहां तक एजियो ड्रैगन संस्थापक की बात है, तो उसमें जरा भी अहंकार नहीं था, क्योंकि उसने ली झांग किंग और अन्य लोगों को वापस ऊपर खींच लिया। उसके बाद एजियो ड्रैगन संस्थापक ने ली झांग किंग और अन्य लोगों को एसेंस पूल के लाभों से परिचित कराया और उन्हें बताया कि एसेंस पूल के भीतर कैसे साधना की जाए। एसेंस पूल के गूढ़ प्रभावों को जानने के बाद हर कोई बेहद उत्साहित था, क्योंकि इससे उनकी साधना में बहुत वृद्धि हो सकती थी, विशेष रूप से ली झांग किंग।
उसे अगम्य स्वर्ग क्षेत्र की ओर बढ़ने की भी उम्मीद थी। हालांकि किसी ने भी ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि एजियो ड्रैगन संस्थापक अभी भी क्यों जीवित है। 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान कहाँ जाता है, या हजारों हड्डियां कहाँ से आईं, क्योंकि वे लोग जो स्कूल के संस्थापक का अतुलनीय सम्मान करते थे, उन परिस्थितियों में इन चीजों के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं करते थे जब एजियो ड्रैगन संस्थापक इसके बारे में बात नहीं करते थे। सब कुछ समझने के बाद ली झांगकिंग और अन्य लोगों ने एजियो ड्रैगन स्कूल के महत्वपूर्ण सामानों को 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में ले जाना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ और संसाधन भी जमा कर लिए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे वहां कितने समय तक रहने वाले हैं। जब ली झांगकिंग और अन्य लोग उस सब में व्यस्त थे तो एजियो ड्रैगन संस्थापक ने चू फैंग को एक शांत कोने में बुलाया और उससे कहा, चू फैंग, मेरे विशेष शरीर के कारण मेरे पास 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि मैं इस समय आपके सामने आने वाली परेशानी के बारे में आपकी मदद नहीं कर सकता। हालांकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, शायद खतरे के समय में ये तुम्हारी जान की रक्षा कर सके। जैसे ही उसने कहा, एजियो ड्रैगन संस्थापक ने अपनी उंगली चू फैंग के माथे की ओर इशारा की। उस पल चू फैंग का चेहरा तुरंत बदल गया और उसकी दोनों आंखों में पागलपन भरी खुशी छा गई, क्योंकि एजियो ड्रैगन संस्थापक वर्तमान में उसे एक मार्शल कौशल प्रदान कर रहा था। यह एक बहुत ही गहन शारीरिक मार्शल कौशल था। यद्यपि मार्शल कौशल की रैंक लेबल नहीं की गई थी, यद्यपि चू फैंग ने अभी तक इसकी खेती नहीं की थी, केवल इस मार्शल कौशल की खेती के तरीकों को जानने से चू फैंग को पता था कि यह शाही आकाश तकनीक की तुलना में बहुत अधिक गहन शारीरिक मार्शल कौशल था। मैंने अपने जीवन में जितने भी मार्शल कौशल विकसित किए हैं, उनमें से यह एक ऐसा कौशल है जिससे मैं सबसे अधिक प्रसन्न हूँ, लेकिन यह एक ऐसा कौशल भी है जिसे विकसित करना सबसे कठिन है। यह एक शारीरिक मार्शल कौशल है जो चलने के लिए हवा का प्रतिरोध कर सकता है, लेकिन पारंपरिक शारीरिक मार्शल कौशल से अलग है। ये किसी की अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार नहीं चलता है, यह आगे बढ़ने के लिए मार्शल कौशल पर ही निर्भर करता है। मैंने इस मार्शल कौशल की रैंकिंग निर्धारित नहीं की है क्योंकि यह अनंत रूप से रैंक 9 मार्शल कौशल के करीब पहुंच गया है, लेकिन वास्तव में यह अभी भी उस और रैंक 8 मार्शल कौशल के बीच झूल रहा है। यह इस महाद्वीप पर केवल रैंक 8 मार्शल कौशल नहीं है, लेकिन ये सबसे मजबूत मार्शल कौशल है जिसे मैं बना सकता हूँ। इसलिए मैं इससे संतुष्ट नहीं था और मैंने इसके लिए कोई रैंक निर्धारित नहीं की, न ही मैंने इसे किसी को दिया। हालांकि अगर आप इसे समझ सकते हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी सबसे अच्छी जीवन रक्षक क्षमता बन जाएगी। जब तक आप इसे कुशलता से समझ सकते हैं, मेरा मानना है कि बहुत कम लोग आपको पकड़ सकते हैं। एजियो ड्रैगन संस्थापक ने गंभीरता से कहा, पूर्वज, क्या इस मार्शल कौशल का कोई नाम है? चू फैंग पहले से ही मार्शल कौशल की रहस्यमयता को समझता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कहा था। यह एक असाधारण मार्शल कौशल था। यह इंपीरियल स्काई तकनीक जैसे सामान्य शारीरिक मार्शल कौशल से अतुलनीय था। चू फैंग के सवाल का सामना करते हुए एजियो ड्रैगन संस्थापक ने केवल हल्के से मुस्कुराया और कहा, ड्रैगन 9 स्वर्गों से यात्रा कर रहा है। अध्याय 306 काले दिल वाला पिता। अपने परिवार, ली झांगकिंग और अन्य लोगों को बसाने में मदद करने के बाद चू फैंग ने एजियो ड्रैगन स्कूल छोड़ दिया और वर्मिलियन बर्ड सिटी की ओर आगे बढ़ गया क्योंकि वर्तमान में एजियोर प्रांत में अभी भी 2 और लोग थे जिन्हें चू फैंग जाने नहीं दे सकता था। वे 2 खूबसूरत बहनें सू रो और सू मेई थीं। अपनी तीक्ष्ण आत्मिक शक्ति पर भरोसा करते हुए जब चू फैंग वर्मिलियन बर्ड सिटी के बाहर पहुंचा तो उसने पाया कि वहां वास्तव में ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट द्वारा बिछाई गई आत्मिक संरचनाओं की परतें थीं, और वर्मिलियन बर्ड सिटी के भीतर उसने महसूस किया कि ऐसे कई लोग छिपे हुए थे जो वर्मिलियन बर्ड सिटी से संबंधित नहीं थे। इन सब बातों से चू फैंग को पता चल गया कि वर्तमान वर्मिलियन बर्ड सिटी संभवतः एक जाल था, फिर भी उसे जाल में कूदना पड़ा, अन्यथा वह 2 बहनों सू रो और सू मेई को नहीं बचा पाता। चू फैंग वर्मिलियन बर्ड सिटी में घुस गया और वह सबसे पहले सू रो और सू मेई के घरों में गया, लेकिन उसने पाया कि वे दोनों वहां नहीं थे। इस वजह से चू फैंग चिंता में पड़ गया और अंत में वह सुहेन के घर में घुस गया और उससे कुछ सुराग ढूंढना चाहता था। वास्तव में स्वर्ग उन लोगों को निराश नहीं करता जो दृढ़ रहते हैं, और चू फैंग के सुहेन के महल में घुसने के कुछ ही समय बाद सुहेन बाहर से जल्दी से वापस आ गया और वह अपने साथ 3 मेहमानों को भी लाया। ये लिंग्यून स्कूल का एक ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट था। बाकी 2 लोगों की बात करें तो वे दोनों बूढ़े थे। एक के बाल स्याही की तरह काले थे और दूसरे के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। वे लिंग्यून स्कूल के शीर्ष विशेषज्ञ थे और वे 12 रक्षकों में से 2 थे।
वे वास्तव में लिंग्यून स्कूल के लोग हैं। चलो देखते हैं कि तुम सब क्या चालें चल रहे हो। चू फैंग तुरंत सू हेन से पूछताछ करने के लिए बाहर नहीं गया। उसने अपनी आभा को छुपाया, एक कोने में छिप गया और चुपचाप तीनों लोगों की हर एक हरकत को देखा। हे महामहिम, कृपया बैठिए। हॉल में प्रवेश करने के बाद सुहेन एक आज्ञाकारी नौकर की तरह था और उसने लिंग्यून स्कूल के 3 लोगों की ओर सिर हिलाया और झुककर उनके लिए चाय डाली। पहली बार चू फैंग ने पाया कि वर्मिलियन बर्ड सिटी के स्वामी के पास ऐसे शीर्ष स्तरीय चाटुकारिता कौशल थे। शहर के स्वामी सुहेन, ऐसा लगता है कि आपने जो कहा वह सच नहीं था। आपने कहा कि चू फैंग आपकी दोनों बेटियों से इतना प्यार करता है कि वह उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच जा सकता है। इसलिए ये जानने के बाद कि आपकी दोनों बेटियों ने उससे अपना रिश्ता खत्म कर लिया है, उसे निश्चित रूप से यहाँ आकर पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी चू फैंग के बारे में कोई खबर क्यों नहीं है? सफेद बालों वाले रक्षक ने पूछा। यह शायद चू फैंग का प्यार कमजोर है और धार्मिकता कम है, या शायद चू फैंग पहले ही एज्योर प्रांत से भाग गया है और मेरी 2 बेटियों को पीछे छोड़ गया है। सू हेन ने हंसते हुए समझाया। तो इसका मतलब है कि आपकी दोनों बेटियों ने वाकई गलत व्यक्ति से प्यार किया है। लेकिन अगर चू फैंग आता भी है तो वह सिर्फ खुद को मौत के मुंह में भेज रहा होगा। शहर के स्वामी सुहेन, आपकी 2 बेटियां 2 दुर्लभ सुंदरियां हैं, लेकिन दुख की बात है कि वे चू फैंग द्वारा दूषित हो गई हैं और वे अब तक चू फैंग के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे डर है कि इससे आपके सुपरिवार के भविष्य के विकास पर असर पड़ेगा। आखिरकार इस बार ये किलिन राजकुमार की हवेली का स्वामी बोल रहा है और वह चू फैंग से संबंधित हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से मारना चाहता है। काले बालों वाला रक्षक बोला। महामहिम, ये शब्द सुनकर सू हेन को हल्का सा डर नहीं लगा। वह समझाना चाहता था, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए और वह हकलाने लगा। अरे नगर स्वामी सू हेन, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल अभी मेरे पास एक तरीका है जिससे आप और आपकी दोनों बेटियां बच सकती हैं। काले बालों वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला। महामहिम, कृपया, सू हेन ने जल्दी से पूछा। हालांकि उनके सामने 3 लोग लिंग्यून स्कूल के लोग थे, क्योंकि उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी और किलिन राजकुमार की हवेली के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था, सू हेन ने वास्तव में उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वो उनसे बहुत डरता था। जैसे ही उसने सू हेन के डर से भरे चेहरे को देखा, काले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया वे आपकी 2 बेटियां थीं, और जो आपको बचा सकती हैं वे भी आपकी 2 बेटियां हैं। सच को छिपाए बिना मेरे लिंग्यून स्कूल के भगवान वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने आज तक शादी नहीं की है। हालांकि आपकी 2 बेटियों के प्रति उनका प्यार पहली नज़र में ही हो गया था। अगर आप अपनी दोनों बेटियों की शादी उनसे करवा देते हैं तो कौन आपके सुपरिवार को छूने की हिम्मत करेगा? काले बालों वाले रक्षक ने कहा। ये सही है, मुझे एक गुप्त समाचार मिला और वही था कि किलिन राजकुमार की हवेली से ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट अचानक गायब हो गया। अभी उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और यह बहुत संभव है कि वह दुर्भाग्य से मिला हो। इसलिए एज्योर प्रांत की वर्तमान सीमाओं के भीतर हमारे भगवान वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट एकमात्र ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट हैं। यहाँ तक कि किलिन राजकुमार की हवेली भी उसके साथ सम्मानपूर्वक और अच्छे से पेश आती है। सू हेन, यदि आप अपनी बेटी की शादी भगवान विश्व अध्यात्मवादी से करते हैं तो भविष्य में आपका सुपरिवार निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा। ठीक उसी समय सफेद बालों वाले रक्षक ने भी आग्रह किया। भगवान विश्व अध्यात्मवादी, आप सच में मेरी 2 बेटियों से शादी करना चाहते हैं? सू हेन भी अचानक मिली खबर से काफी हैरान था। ये सही है, शहर के स्वामी सू हेन, यदि आप सू रॉ और सू मेई का विवाह मुझसे कराने के लिए तैयार हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। लेकिन शायद वह बहुत उत्साहित और खुश था। ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने अपना हुड उतार दिया जो उसके चेहरे को ढांक रहा था और उसकी अतुलनीय रूप से बदसूरत उपस्थिति को प्रकट किया। ये कहना जरूरी था कि बूढ़े आदमी की शक्ल वाकई बेहद बदसूरत थी। झींगा जैसी नाक, त्रिकोणीय आंखें, कद्दू जैसा सिर, चेहरे पर दाग और यहाँ तक कि वह गंजा भी था। ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की उपस्थिति को देखने के बाद सू हेन ने तुरंत ठंडी हवा की सांस ली। सबसे अधिक संभावना है ये भी उसका पहला मौका था जब उसने इतने बदसूरत बूढ़े आदमी को देखा था। लेकिन अपनी विशेष पहचान, शक्तिशाली ताकत और मजबूत पृष्ठभूमि को याद करने के बाद उन्होंने बलपूर्वक अपने हैरान भाव को दबाया और मुस्कुराते हुए कहा,
भगवान विश्व अध्यात्मवादी, अपनी बेटियों का आपसे विवाह करना न केवल मेरे लिए सम्मान की बात होगी, बल्कि यह मेरे सुपरिवार के पूर्वजों का भी सम्मान होगा। जैसे ही उसने कहा, सुहेन बाहर चली गई। सुहेन के बाहर जाने के कुछ ही समय बाद सफेद बालों वाले रक्षक ने ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट से बात की। महामहिम, क्या आप वाकई उन बहनों से शादी करने जा रहे हैं? अभी स्कूल के प्रमुख और हवेली के स्वामी ने मौत का आदेश दिया है, और जब तक उस व्यक्ति का चू फैंग के साथ घनिष्ठ संबंध था, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उससे अपने रिश्ते खत्म करने की घोषणा की है या नहीं, उनका सिर कलम किया जाना था। तुम सचमुच मुझे अच्छी तरह से नहीं समझते, लेकिन क्या मैं लॉर्ड स्कूल हेड के चरित्र को नहीं समझूंगा? हालांकि सूरो और सू मेई दुर्लभ सुंदरियां हैं। मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं, उनमें ये दोनों लड़कियां सबसे सुंदर हैं। एकमात्र व्यक्ति जिसकी तुलना उन दोनों से की जा सकती है, वह केवल ज़ेडमेडेन स्कूल की यान रुयू है। ये वाकई शर्म की बात होगी अगर ऐसी खूबसूरत प्रजातियों को मार दिया जाए, लेकिन क्या ये और भी बड़ी शर्म की बात नहीं होगी कि उन्हें स्वाद का अनुभव न हो? थोड़ी देर में जब सुहेन उन्हें बुलाएगी, तो मैं मौका पाकर उन दोनों को अपने कमरे में ले आऊंगा। तुम दोनों भी आओ और इन दो दुर्लभ सुंदरियों का आनंद लो। ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट मुस्कुराया और कामुकता से बोला, हाँ, भगवान विश्व प्रेतात्मावादी को धन्यवाद। विश्व प्रेतात्मावादी के शब्दों को सुनने के बाद दोनों बूढ़े रक्षक भी बेहद खुश थे और उन्होंने कामुक मुस्कान भी दिखाए। निचले शरीर से भी कुछ प्रतिक्रियाएं थीं। ये देखा जा सकता था कि उन दोनों के मन में पहले से ही बहनों सू रो और सू मेई के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे थे। लानत है, इन तीन घटिया बूढ़ों ने मेरी सू रो और सू मेई के साथ योजना बनाई है। बाद में मैं निश्चित रूप से आप सभी को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। चू फैंग, जो एक कोने में छिपा हुआ था और हर एक चीज को देख रहा था, पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था और उसकी मुट्ठियों के बंद होने से चटकने की आवाजें आ रही थीं। वह सुहेन भी है, वह सबसे बेकार है। चू फैंग, तुम्हें सुहेन को खत्म करना होगा, वरना कौन जानता है कि वह तुम्हारे सू रो और सू मेई को फिर से कैसे धोखा देगा। एग्गी का छोटा सा चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने दांत पीस लिए। वह वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकी। सुहेन एक पिता के रूप में अपनी बेटियों को इस तरह से बेच रहा था। चिंता मत करो, किसी को भी भागने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वास्तव में भले ही एग्गी ने उसे याद न दिलाया हो, चू फैंग पहले से ही दृढ़ निश्चयी था। ये कहना जरूरी था कि काम करने में सुहेन की दक्षता काफी तेज थी और पल भर में बंद दरवाजा फिर से खुल गया। पूरे चेहरे पर चिंता के भाव के साथ सुहेन अंदर आया और उसके पीछे दो सुंदरियां भी थीं जो बेहद खूबसूरत और बेहद अच्छी फिगर वाली थीं। वे सू रो और सू मेई थीं। अध्याय 307 नसें जो आकाश को ढक सकती हैं। सू रो और सू मेई के प्रकट होने के बाद लिंग्यून स्कूल की तीन बूढ़ी महिलाओं के हाव भाव एकदम से बदल गए। उनमें से हर एक मुस्कुराया जैसे उनके दिल में कोई फूल खिल गया हो और सारा गुस्सा बाहर निकल गया हो। उनकी कामुक आंखें बेतरतीब ढंग से घूमने लगी और वे बेचैनी से सू रो और सू मेई के बेहद खूबसूरत चेहरों और उनके गर्व करने लायक फिगर को देखने लगी। सुंदर, बहुत सुंदर। शहर के स्वामी सुहेन, आपने वास्तव में अच्छी बेटियों की जोड़ी को जन्म दिया है। ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट में अब बड़े चरित्र का व्यवहार नहीं था। उसने अपने हाथों को रगड़ा, अपने होठों को चाटा और सू रो और सू मेई की ओर चला गया। मेरे प्रभु पिता, चू फैंग कहाँ है? चू फैंग कहाँ गया? हालांकि सू रो और सू मेई ने तीन बूढ़े लोगों पर ध्यान नहीं दिया और उत्साहित भाव से वे कमरे के भीतर किसी अन्य व्यक्ति की आकृति की खोज कर रहे थे। चू फैंग यहाँ नहीं है। अगर वह इस जगह पर आने की हिम्मत भी करता है, तो वह केवल एक बर्फीली ठंडी लाश बनकर रह जाएगा। चू फैंग, ये दो शब्द सुनने के बाद ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि बहनें सू रो और सू मेई पहले ही चू फैंग के लिए अपना दिल दे चुकी हैं। इसलिए ईर्ष्या और जलन से वह वास्तव में चू फैंग से हड्डियों तक नफरत करता था। सुहेन, तुमने हमें फिर से धोखा दिया है। हमें यहाँ तक धोखा देने का तुम्हारे पास क्या कारण है? उस पल सू रो ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने सुहेन की ओर इशारा किया और सवाल किया। उसने अब सुहेन को पिता नहीं कहा, क्योंकि उसे वास्तव में लगा कि उसकी आंखों के सामने जो पुरुष था वह उनका पिता बनने के योग्य नहीं था। कारण, सुहेन, क्या तुमने उन्हें अभी तक नहीं बताया? ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने पहले सुहेन को देखा, फिर मुस्कुराया और सू रो और सू मेई से कहा, मेरे दो प्यारे, तुम्हारे पिता पहले ही तुम दोनों को मुझे देने के लिए सहमत हो गए हैं। अब से तुम दोनों मेरी हो। ये क्या सुहेन, क्या ये सच है?
उन शब्दों को सुनने के बाद सू रो निस्संदेह भयभीत हो गई। पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? क्या आप हमें अपनी बेटियों की तरह मानते भी हैं? उसी समय हमेशा प्यारी दिखने वाली सू मेई का छोटा सा चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी थोड़ी लाल हो गईं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहनों को वाकई बहुत बुरा लगा था। आह छोटे रो, छोटी मेई, मैं तुम्हारा पिता होने के नाते ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। चू फैंग ने अपराध और देशद्रोह किया है। उसने वास्तव में हवेली के स्वामी की हत्या करने के लिए क्यूई फेग्यान के साथ मिलकर काम किया था। 9 प्रांतों के महाद्वीप में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जल्दी या बाद में उसे पकड़ लिया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। तुम दोनों के लिए चू फैंग के साथ तुम्हारा रिश्ता पहले बहुत करीबी था। अगर रिश्ता पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ तो तुम दोनों को उसके द्वारा नीचे घसीटा जाएगा। हालांकि अभी लॉर्ड वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की नज़र तुम दोनों पर है और वह तुम दोनों को अपनी पत्नी के रूप में लेने के लिए तैयार है। यह न केवल तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है बल्कि हमारे सू परिवार के लिए भी सौभाग्य की बात है। सू हैन ने समझाया। बकवास, तुम तो इंसान भी नहीं हो। तुम हमारे पिता बनने के लायक भी नहीं हो। सू रो ने सू हैन की ओर इशारा किया और गुस्से से अपमानित किया। पिताजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं। मुझे सच में शर्म आती है कि आप मेरे पिता हैं। सू मेई के चेहरे पर भी शिकायत साफ झलक रही थी। ठीक है सू हैन, आपकी दोनों बेटियां बहुत जिद्दी हैं। मुझे उन्हें ठीक करना होगा, वरना अगर वे भविष्य में बकवास करेगी तो मैं भी उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। उस समय ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट थोड़ा अधीर था। एक विचार के साथ स्पिरिट फॉर्मेशन की एक परत ने सू रो और सू मेई को घेर लिया। चाहे वे कितना भी संघर्ष करें, उनके पास भागने की कोई शक्ति नहीं थी। उसी समय काले बालों वाले रक्षक और सफेद बालों वाले रक्षक ने भी सू रो और सू मेई को अपने कंधों पर फेंक दिया, जो आत्मा संरचनाओं से बंधे थे। जैसे ही उन्होंने बात की, तीनों बूढ़ी चीजें महल से बाहर निकलने लगीं। महामहिम, ये तीनों बूढ़ों का रवैया देखकर सू हैन, जिसके पास जीवन के काफी अनुभव थे, तुरंत समझ गया कि तीनों बूढ़े क्या करने जा रहे थे। वह जल्दी से आगे बढ़ा और उसे बहुत डर था कि तीनों बूढ़े उसकी अपनी बेटियों को भी इसी तरह कलंकित कर देंगे। सू हैन, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा सू परिवार काले कछुए शहर के गोंग परिवार की तरह हो जाए और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाए? ये देखकर कि सू हैन ने वास्तव में बाधा डालने का साहस किया था, ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट का चेहरा तुरंत उतर गया। मेरी हिम्मत नहीं है। ये सुनकर सू हैन घबरा गया और वह जल्दी से वहां से चला गया और मना कर दिया। उसने तुरंत माफी भी मांगी, लेकिन सू रो और सू मेई की नफरत भरी निगाहों और उनकी लाल होती आंखों को देखकर सू हैन ने फिर भी अपने दांत पीसते हुए कहा, हालांकि मेरी दोनों बेटियां अभी छोटी हैं। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो भाग जाओ। अगर तुमने मेरी दिलचस्पी में बाधा डाली तो मैं तुम्हारे सू परिवार का सफाया कर दूंगा। ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने ठंडी सांस ली, फिर दरवाजा पार करके बाहर निकल गया। तारानकन हम। लेकिन ठीक उसी समय एक असीम आत्मा संरचना ने अचानक मुख्य हॉल को घेर लिया और लिंग्यून स्कूल के 3 बूढ़े लोगों का रास्ता रोक दिया। जब उन्होंने इस तरह के बदलाव का सामना किया तो इससे सफेद बालों वाले रक्षक और काले बालों वाले रक्षक थोड़े स्तब्ध हो गए और उन्होंने पीछे मुड़कर ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट से कहा, माय लॉर्ड, आप क्या कर रहे हैं? यह मैंने नहीं रखा था। ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के चेहरे पर आश्चर्य था, क्योंकि न केवल मुख्य हॉल को घेरने वाला स्पिरिट फॉर्मेशन ग्रे रंग का स्पिरिट फॉर्मेशन था, बल्कि स्पिरिट फॉर्मेशन की गुणवत्ता भी उससे काफी बेहतर थी। तुम तीनों बुढ़ियों में वाकई इतनी हिम्मत है कि आसमान को भी छू सकती हो। तुम मेरे लोगों को छूने की हिम्मत भी कर सकते हो। ठीक उसी समय मुख्य हॉल से अचानक एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। उस आवाज को सुनने के बाद घटनास्थल पर मौजूद लगभग सभी लोगों के चेहरे काफी बदल गए, और जब उन्होंने आवाज की दिशा की ओर देखा तो वे और भी अधिक दंग रह गए। चू फैंग, यह आप हैं? मुख्य हॉल के कोने में खड़े युवक को देखकर लिंग्यून स्कूल के तीनों बूढ़े लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चू फैंग, जिसे वे इतनी मेहनत से खोज रहे थे, वास्तव में उनके सामने खुद ही प्रकट हो जाएगा। जब सू रो और सू मेई ने चू फैंग को देखा तो उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे, लेकिन खुशी के बाद बहनों के चेहरे चिंता से भरे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिंग्यून स्कूल के 3 बूढ़े राक्षस वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। भले ही वे जानते थे कि वर्तमान चू फैंग में इतनी युद्ध शक्ति थी कि वह आसमान तक उठ सकता था, फिर भी वे चिंतित थे कि चू फैंग 3 बूढ़े लोगों को हरा पाएगा या नहीं। हालांकि
उनकी तुलना में सू हेन का चेहरा आतंक से भरा था और उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। यहाँ तक कि उसका शरीर भी कांप रहा था क्योंकि वह वास्तव में चू फैंग से बहुत डरता था। खासकर जब उसे चू फैंग की पहचान मिस्टर ग्रे क्लोक की याद आई और जब उसे चू फैंग द्वारा दी गई चेतावनी याद आई तो वह और भी अधिक भयभीत हो गया। हम सच में दुनिया के छोर तक खोजने के बाद भी नहीं मिल सकता, फिर भी इसे प्राप्त करने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। चू फैंग, हम तुम्हें इतनी मेहनत से खोज रहे थे, लेकिन अब तुम खुद को सीधे दरवाजे पर भेज रहे हो। उस दिन क्यूफे ग्यांग ने तुम्हें बचाया था, आज देखते हैं कि इस बार तुम्हें कौन बचाता है। सफेद बालों वाला रक्षक क्रोध से पागल हो गया था और उस दिन चू फैंग द्वारा डुगु एओयुन को कुचलकर मार डालने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में स्पष्ट था। जब तक वह उस बारे में सोचता, उसके शरीर के भीतर क्रोध हर जगह उमड़ने लगता। चू फैंग के प्रकट होने के बाद वह पहले से ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने पहले हमला किया। इससे पहले उसने सू रोऊ को, जो उसके कंधे पर था, सू हेन पर फेंक दिया, फिर गहन क्षेत्र के 9वें स्तर की अपनी आभा उत्सर्जित की और एक छलांग के साथ वह चू फैंग की ओर झपटा। चू फैंग, आज इसे खून का कर्ज खून से चुकाना कहा जाएगा। उसी समय काले बालों वाले रक्षक ने भी सू मेई को, जो उसके कंधे पर थी, सू हेन की ओर फेंक दिया। उसने एक गहन शारीरिक मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया और एक क्रूर हमलावर मार्शल कौशल के अलावा उसने चू फैंग पर अत्याचार किया। वे दोनों, जैसा कि लिंग्यून स्कूल के प्रसिद्ध 12 रक्षकों के भाग के रूप में अपेक्षित था, वे वास्तव में गहन क्षेत्र के शिखर पर थे और हमलों की शक्ति के तुरंत बाद पूरा महल कांप उठा, मानो वह किसी भी क्षण टूट जाएगा। यदि चू फैंग द्वारा रखी गई आत्मा संरचना न होती तो पूरा महल नष्ट हो जाता। चू फैंग, दो लोगों की भयानक ताकत को महसूस करने के बाद सू रो और सू मेई के छोटे चेहरे डर से मौत की तरह सफेद हो गए थे। वे चीखने से खुद को नहीं रोक पाए और उन्हें बहुत डर था कि चू फैंग उन दोनों के हमलों को रोकने में असमर्थ होगा। तारांकन धमाका। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग का शरीर हिला और उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। उसके बाद उसके साथ असीम दबाव का एक विस्फोट हुआ। चू फैंग के हाथ चील के पंजे में बदल गए और अचानक से फैलकर दोनों रक्षकों के गले पर जकड़ गए। फिर उसका हाथ लहराया और एक धमाके के साथ दोनों क्रूरता से जमीन पर गिर पड़े। शक्तिशाली शक्ति ने उन्हें इस हद तक पटक दिया कि उनके मुंह से खून बहने लगा और उनके पूरे शरीर की हड्डियां टूट गईं। जब दोनों बूढ़े लोग अधमरे होकर जमीन पर गिरे तो चू फैंग ने तिरस्कार के साथ थूका और ठंडे स्वर में कहा, आपको ये सोचना चाहिए कि क्या कोई है जो आपको बचा सकता है। अध्याय 308 दमनकारी हत्या का इरादा। चू फैंग, तुम। गहन क्षेत्र के शिखर पर दो रक्षकों को चू फैंग द्वारा एक ही वार में पराजित होते देख ग्रे क्लोक विश्व प्रेतात्मावादी ने अपने दांत दिखाए और उसकी अभिव्यक्ति को अद्भुत कहा गया। लेकिन कुछ सावधानी से सोचने के बाद ये बात समझ में आ गई। आखिरकार चाहे दोनों रक्षक कितने भी ताकतवर क्यों न हों, वे डुगु एओयुन से कतई ताकतवर नहीं थे। अगर डुगु एओयुन चू फैंग को भी नहीं हरा सका तो वे दोनों कैसे हरा पाएंगे। वूश उस बिंदु पर सोचते हुए ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने चू फैंग पर हमला नहीं किया और इसके बजाय उसने चू फैंग द्वारा स्थापित स्पिरिट फॉर्मेशन पर हमला करने के लिए एक अत्यंत मजबूत मार्शल कौशल का उपयोग किया। वह वास्तव में भागना चाहता था, लेकिन जब उसने ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की दयनीय उपस्थिति का सामना किया तो चू फैंग ने उसके साथ कुछ नहीं किया। वह बस वहीं खड़ा रहा और चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे कि वह किसी मनोरंजक जोकर को देख रहा हो। बूम बूम बूम, अरे अरे, एक के बाद एक शक्तिशाली हमले किए जाने के बावजूद, एक के बाद एक लहरों की एक परत फैलने के बावजूद ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने अपनी सारी ताकत लगा दी और सभी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया। उसके पास चू फैंग द्वारा बनाए गए स्पिरिट फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। इससे उसे थोड़ी घबराहट और गुस्सा महसूस हुआ। तारांकन फफफ। अचानक ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट मुड़ा और हवा का झोंका बन गया। वह सू रो और सू मेई की ओर दौड़ा। चून की भागने से उसे कोई नतीजा नहीं मिला, इसलिए उसने सू रो और सू मेई को बंधक बनाने की योजना बनाई। लेकिन चू फैंग उसे यह मौका कैसे दे सकता था। अपने पैरों के नीचे एक चमकती हुई रोशनी के साथ पलक झपकते ही वह सू रो और सू मेई के सामने पहुंच गया। उसके बाद उसने आने वाले ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की ओर एक मुक्का मारा और वह सीधे उसकी छाती पर जा लगा। आह! शक्तिशाली शक्ति ने ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट को पीछे धकेल दिया। उसकी छाती से चटचटाहट की आवाजें आ रही थीं और यहाँ तक कि उसके आंतरिक अंग भी कुचले जा रहे थे और टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। वह दर्द वाकई दिल को चीर देने वाला और फेफड़ों को चीर देने वाला था।
हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। चू फैंग इतनी आसानी से किसी को भी चू फैंग की महिलाओं के साथ कोई भी विचार रखने की अनुमति कैसे दे सकता था। ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के उतरने से पहले ही बिजली की गति से वह फिर से उसके पीछे भागा। उसने उसका लबादा पकड़ा और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरने के बाद चू फैंग ने सबसे पहले अपना बायां पैर बाहर निकाला और चटकने की आवाज के साथ अपना बायां पैर तोड़ दिया। फिर उसका दायां पैर भी अचानक नीचे गिर गया और चटकने की आवाज के साथ उसने अपना दायां पैर तोड़ दिया। उसके बाद चू फैंग ने उसकी जांघों के बीच के हिस्से को पकड़ लिया। उसने उस अश्लील चीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। आह, चू फैंग, तुम क्या करने जा रहे हो? ये कहते हुए ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट घबरा गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह शरीर के दूसरे अंग थे, क्योंकि वह उन्हें ठीक कर सकता था, लेकिन अगर वह जगह नष्ट हो गई तो उसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं था। जननांग वे जीवन की जड़ थे। उन चीजों के साथ मजाक नहीं किया जा सकता था। TN यहाँ जननांग को दर्शाने वाले अक्षर मिंगे हैं, जिसका सीधा अनुवाद जीवन मूल है। क्या करें, मेरी औरतों को छूने का यही नतीजा है। जिंदा रहते हुए तुम हिजड़े होगे और मरते हुए भूत बनना मुश्किल है। चू फैंग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। उसका हाथ अचानक से कस गया। पू के साथ उसके हाथ से बहुत सारा खून छिड़का और बाहर निकल आया। वह चीज खून में डूब गई। आह, कमर के नीचे दर्द के कारण ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट लगातार चीखता रहा और कभी न खत्म होने वाली दयनीय चीखें मारता रहा, क्योंकि यह सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, यह उसकी आत्मा में भी दर्द था। वह जानता था कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है, और अगर वह जीवित भी रह सकता है तो भी उसे अपन व्यक्ति बनना तय था। इसलिए वह चू फैंग पर जोर से चिल्लाया, मुझे मार दो, मुझे मार दो, भले ही मैं भूत बन जाऊं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चिंता मत करो, अगर तुम विनती नहीं भी करोगी तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। चू फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ एक हाथ से मुट्ठी बनाई और उसे बूढ़े आदमी के सिर की ओर फेंका। एक धमाके के साथ उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह फट गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तारांकन हम। ठीक उसी समय अचानक विस्फोटित सिर से प्रकाश की एक किरण निकली, जिसे पहचान पाना काफी मुश्किल था। चू फैंग पहले से ही उस स्थिति के लिए तैयार था। उसने अपना हाथ उठाया, पकड़ा और प्रकाश उसके हाथ में आ गया। अरे चू फैंग, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उसी क्षण चू फैंग की हथेली में ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में अब मरने की इच्छा नहीं थी, बल्कि उसमें अतुलनीय भय था। ये चेतना ही थी जिसे उसने मरने से पहले संघनित किया था। जब तक चेतना थी वह जीवित रह सकता था, लेकिन अगर यह चेतना नष्ट हो गई तो वह निश्चित रूप से पूरी तरह मर जाएगा। हम्फ, मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम भूत भी नहीं बन पाओगे। चू फैंग ने ठंडी मुस्कान दी और उसका हाथ अचानक से दब गया। इस बार ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने अपनी आखिरी दयनीय चीख लगाई और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ दी। ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट को मारने के बाद चू फैंग उन दो अन्य रक्षकों की ओर चला गया जो अभी भी कुछ सांसों के साथ जीवित थे। वह उनके सामने पहुंचा और पूछा, क्यूई फेग्यांग अभी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, काले बालों वाला रक्षक भयंकर रूप से चिल्लाया और उसके चेहरे पर पूर्ण निश्चय था। पुची, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना खत्म भी करता, चू फैंग ने उसके पैर उठाए और उसका सिर पूरी तरह कुचल दिया। तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम जानते हो कि क्यू फेग्यांग अभी कहाँ है? चू फैंग ने सफेद बालों वाले रक्षक की ओर देखा। मत, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूँ। अब बोलो। क्यूई फेग्यांग स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर गया और इससे क्यूलिन राजकुमार के महल का मालिक बहुत घबरा गया। उसे डर था कि क्यूई फेग्यांग उसकी स्थिति को खतरे में डाल देगा, इसलिए उसने मेरे स्कूल के प्रमुख यान यांगटियन के साथ हाथ मिलाया और क्यूई फेग्यांग को पकड़ लिया। फिर क्यू फेग्यांग द्वारा देशद्रोह करने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। कुछ और दिनों में उसे मार दिया जाएगा। अभी क्यू फेग्यांग किलिन राजकुमार की हवेली में कैद है। पुची, हालांकि चू फैंग ने अचानक लात मारी और काले बालों वाले रक्षक की तरह वह भी उसी तरह मर गया। उन तीनों को मारने के बाद चू फैंग ने उनकी कमर से कॉस्मोस सेक्स निकाले, फिर उनकी सोर्स ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत किया। तभी उसने अपनी नज़र सुहेन पर डाली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वर्तमान में सुहेन के दोनों पैर कांप रहे थे, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह, जो पहले से ही चू फैंग से डरता था,
ने व्यक्तिगत रूप से उसे गहन क्षेत्र के शिखर पर 3 विशेषज्ञों को निर्दयी तरीकों से मारते हुए देखा, वह वास्तव में कल्पना कर सकता था कि उसकी मृत्यु कितनी दयनीय होगी। पफ अचानक वर्मिलियन बर्ड सिटी के नगर स्वामी ने जमीन पर घुटने टेक दिए और चू फैंग के सामने झुककर प्रणाम किया। चू फैंग, कृपया मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं वास्तव में मजबूर था और मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। छोटी रॉ और छोटी मेई की खातिर कृपया मेरी जान बख्श दें और मुझे बदलने और नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दें। चू फैंग, तुम मेरे साथ जो भी करो सब ठीक है। हालांकि तुमने इस दुनिया में जीने के लिए कई बार अपनी बेटियों की खुशी को नजरअंदाज किया। तुम सच में पिता बनने के योग्य नहीं हो। चू फैंग धीरे धीरे दमनकारी हत्या के इरादे से आगे बढ़ा। छोटी रॉ, छोटी मेई, जल्दी से मेरे लिए विनती करो। मुझे पता है कि मैंने गलत किया है और मैं भविष्य में तुम दोनों को कुछ और करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुम दोनों की बात सुनूंगा चाहे मैं कुछ भी करूं। ये देखकर कि चू फैंग से विनती करना बेकार था, सू हेन सू रॉ और सू मेई की ओर चल गया, अपनी दोनों बेटियों के पैरों को गले लगाया और विलाप करना शुरू कर दिया। चू फैंग, मेरे पिता को मत मारो। चाहे उन्होंने कितने भी हजार या दसियों हजार गलत काम किए हों, वे अभी भी हमारे पिता हैं। इस दुनिया में वे हमारे एकमात्र करीबी परिवार के सदस्य हैं। सू मेई सबसे पहले नर्म दिल थी और वह रोते हुए सुहेन के लिए भीख मांग रही थी। चू फैंग, उसकी जान बख्श दो। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी हमारा पिता है। अगर वह यहाँ नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। चाहे उसने कुछ भी गलत किया हो, हम केवल माफ करने का विकल्प चुन सकते हैं। सू रो ने भी बात की। उसी क्षण चू फैंग ने अपने कदम रोक दिए। उसके बाद उसने अपनी दोनों बाहें खोलीं और एक मजबूत आकर्षण शक्ति की लहर बाहर निकली और बहनों सू रो और सू मेई को अपने आलिंगन में ले लिया और केवल सू हेन को वहीं छोड़ दिया। अध्याय 309, उस पर विश्वास करो। चू फैंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे पिता को मत मारो। चू फैंग के आलिंगन में छिपी सू मेई ने चू फैंग को गले लगाया। उसने अपना प्यारा और सुंदर सा चेहरा उठाया और अपनी पहले से ही आंसू भरी आंखों से चू फैंग को देखने लगी। उसकी कोमलता अब अपनी चरम सीमा पर थी। चू फैंग, उसे छोड़ दो। उसके बाद वह हमारा पिता है। सू रो ने भी विनती की। उसकी आंखें, जो आमतौर पर मजबूत होती थीं, भी लाल होने लगी। ये देखा जा सकता था कि उसके दिल की गहराई में वह भी सूहेन के लिए बहुत मजबूत भावनाएं रखती थी। तथाकथित खून पानी से गाढ़ा होता है और यह वास्तव में ऐसा ही था। TN रक्त, पारिवारिक संबंध पानी अन्य लोगों के साथ संबंध से अधिक गाढ़ा मजबूत होता है। जैसे जैसे वह अपने दो प्यारे लोगों की दलीलों का सामना कर रहा था, चू फैंग के दिल में भरा गुस्सा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने जो हत्या करने की मंशा जताई थी, वह भी धीरे धीरे खत्म हो गई। उसने सू रो और सू मेई से कहा, भले ही मैं उसे जाने दूं, लेकिन किलिन प्रिंस के महल और लिंग्यून स्कूल के लोग उसे जाने नहीं देंगे। चू फैंग, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो होगा ना। मेरे पिता को भी साथ ले आओ। मुझे विश्वास है कि वह बदल जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे। सू मेई ने विनती करते हुए कहा। चू फैंग, मेरे पिता को हमारे साथ ले आओ और चलो साथ में चलते हैं। साथ में हम उसे एक मौका देंगे। सू रो भी भीख मांग रही थी। उस समय चू फैंग थोड़ी मुश्किल स्थिति में था क्योंकि वह वास्तव में उस व्यक्ति को उस स्थान पर नहीं लाना चाहता था जिस पर उसे भरोसा नहीं था। लेकिन अपने सामने दो सुंदरियों को देखने के बाद उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और सू हेन से कहा, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी दो अच्छी बेटियां हैं। अंत में चू फैंग ने सू हेन को जाने दिया। उसने न केवल सू हेन को मारा, बल्कि उसने सू हेन को बहनों सू रो और सू मेई के साथ वापस एजियो ड्रैगन स्कूल में लाने की तैयारी की और उसने उन सभी को एजियो ड्रैगन स्कूल में बसाने की योजना बनाई। जाने से पहले चू फैंग ने सू हेन को अपने सू परिवार को बिखरने के लिए कुछ समय दिया। हालांकि ऐसा करने से सू परिवार गायब हो जाएगा और सू परिवार के सदस्य बेघर हो जाएंगे, लेकिन उनकी जान बच जाएगी। कई सालों तक वर्मिलियन बर्ड सिटी चलाने वाले अपने सू परिवार को इस तरह बिखरता देख सू हेन के चेहरे पर उलझन सी छा गई। वह जो लगभग मर ही गया था, अब पहले जैसा लालची नहीं रहा और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात का एहसास हो गया हो। उसके बाद चूंकि सू रो और सू मेई ने विनती की, तो उन्होंने उनके बड़े भाई सू लॉन को भी उनके घर से उठा लिया और अपने 4 सदस्यीय परिवार के साथ वे एजियो ड्रैगन स्कूल की ओर तेजी से चल पड़े। चू फैंग, मुझे मेरी जिंदगी के साथ छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं सफेद सिर वाले ईगल के ऊपर सुहेन चू फैंग के बगल में बैठा था और वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में वह नहीं कह सका।
मुझे धन्यवाद देने या कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी 2 बेटियों की वजह से छोड़ा है। मैं, चू फैंग, जानता हूँ कि पिता के बिना कैसा महसूस होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उन्हें भी उस भावना का स्वाद चखना पड़े। मुझे पता है कि अब तक भी आप सू परिवार को जाने नहीं दे सकते, आप इतने सारे सू परिवार के सदस्यों को जाने नहीं दे सकते, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग आपकी 2 बेटियां और आपका बेटा होने चाहिए, क्योंकि जब आप मौत के करीब होंगे तो यही एकमात्र लोग होंगे जो आपकी रक्षा के लिए खड़े होंगे। चू फैंग ने गंभीरता से याद दिलाया। मम्मा, तुम सही हो, मैं पहले बहुत उलझन में था। भविष्य में मैं निश्चित रूप से उनकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सू हैन के चेहरे पर पछतावा था। इसके अलावा मुझे आपको ये याद दिलाना होगा, लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज गरिमा है। यदि आप बिना किसी गरिमा के जीवन जीते हैं तो आप कभी भी किसी को भी अच्छी नज़र से या अच्छे प्रभाव से नहीं देखेंगे। हमेशा के लिए आपको दूसरों द्वारा कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ बुलाया जाएगा। जब ज़रूरत होगी वे आपका इस्तेमाल करेंगे, जब ज़रूरत नहीं होगी तो वे आपको कभी भी मार देंगे। चू फैंग ने कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं होती कि वह बूढ़ों और बच्चों के परिवार की रक्षा कर सके तो वह वास्तव में शक्तिहीन होता है। सू हैन बहुत असहाय होकर मुस्कुराई। चू फैंग का दिल अचानक हिल गया जब उसने सू हैन को इस तरह देखा। हालांकि वह वास्तव में जीवन के लिए लालची था और मौत से डरता था, वास्तव में वह उतना भयानक नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। वह केवल अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने कबीले की रक्षा के लिए अपने तरीके अपना रहा था। हालांकि ये केवल इतना था कि उसका तरीका बहुत कमज़ोर था और चू फैंग को यह मंजूर नहीं था। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त ताकत या शक्तिशाली पृष्ठभूमि न हो तो वह खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कर सकता है? शायद ज़्यादातर लोग सू हैन की तरह ही होंगे, सुरक्षा बनाए रखने के लिए मजबूर होना और अल्पकालिक लाभों के लिए दीर्घकालिक नुकसानों को अनदेखा करना। क्योंकि अगर वे जीना चाहते थे तो उनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। कुछ सावधानी से सोचने के बाद चू फैंग को लगा कि वह वास्तव में सू हैन को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिन्होंने जीने के लिए अपने बेटे और बेटियों को बेच दिया। हालांकि पर्याप्त ताकत न होना इसका एक कारण था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये दुनिया बहुत वास्तविक थी और वास्तविकता बहुत क्रूर थी। कुछ देर की जल्दबाजी के बाद चू फैंग ने सफलतापूर्वक सू रो, सू मेई, सू लोंग और सू हैन को 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में भेज दिया। उस पल चू फैंग का तनावपूर्ण दिल आखिरकार शांत हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपनी यात्रा के बाद जीवित रहेगा या मर जाएगा, कम से कम वर्तमान में उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए सुरक्षा की गारंटी थी। उन्हें अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के बाद चू फैंग जाने वाला था, लेकिन चाहे जो भी हो, सू रो चू फैंग को विदा करने के लिए बाहर जाना चाहती थी। चू फैंग, क्या तुम्हें वाकई जाना है? मुझे पता है कि सीनियर क्यू फेग्यांग ने तुम्हें पहाड़ जैसी भारी दया दिखाई है, लेकिन तुम साफ साफ जानते हो कि इस यात्रा में तुम्हें ज्यादा किस्मत नहीं मिलेगी। फिर भी तुम जाना चाहते हो। यह कोई समझदारी भरा काम नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर सीनियर क्यू फेग्यांग को पता होता तो वह भी तुम्हें ऐसा करने नहीं देते। 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान के ऊपर पहाड़ी जंगल में सू रो ने चू फैंग का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी दोनों आंखें लाल हो गई थीं और उसके आकर्षक चेहरे पर आंसू की 2 पंक्तियां बह रही थीं। वह जानती थी कि चू फैंग क्या करने जा रहा था, और वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि चू फैंग खुद को मौत के घाट उतार दे। बस यहीं रहो, पहरा दो और छोटी मेई और मेरे परिवार का ख्याल रखो। इस जगह पर तुम और भी ज्यादा ताकत हासिल कर सकते हो और मैं उन सभी को तुम्हारे हवाले करता हूँ। चू फैंग ने सू रो का हाथ खींच लिया। क्या तुम्हें सच में ऐसा करना चाहिए? हालांकि सू रो ने चू फैंग का हाथ फिर से पकड़ लिया और उसने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। उस समय चू फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, वह सिर्फ हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं चू फैंग नहीं रहूंगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो? चू फैंग की बातें सुनने के बाद सू रो थोड़ा भावुक हो गई। वह वास्तव में चू फैंग को समझ गई थी। ऐसा नहीं था कि वह पर्याप्त रूप से तर्कसंगत नहीं था, लेकिन वह कई बार अपनी तर्कसंगतता को दरकिनार करके किसी भी चीज को अनदेखा करने, परिणामों को अनदेखा करने के लिए उन चीजों को करने का विकल्प चुनता था जो उसे सही लगती थी। वह इसी तरह से काम करता था। ऐसा था चू फैंग, हम यहीं रहेंगे और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। सू रो ने आखिरकार उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी प्यारी हरकतें किसी के भी दिल को दुखा सकती थी।
अच्छा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। चू फैंग ने धीरे से सू रो के चेहरे से आंसू पोंछे, फिर हल्के से उसके माथे को चूमा। सू रो ने भी अब उसे परेशान नहीं किया और वह पलट गई और 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के आत्मा निर्माण प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गई। चू फैंग के 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान से बाहर निकलने के बाद वह हवा में उठ गया। वह आसमान में कदम रखते हुए क्षितिज पर खड़ा हो गया। याद करते हुए उसने भव्य एजियो ड्रैगन स्कूल को देखा, वह स्थान जिसने उसे मार्शल साधना के बारे में सिखाया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगली बार जब वह यहाँ वापस आएगा तो एजियो ड्रैगन स्कूल अभी भी मौजूद होगा या नहीं। तारांकन फफफ। अचानक चू फैंग ने छलांग लगाए और दूर क्षितिज की ओर उड़ते हुए प्रकाश की एक पंक्ति बन गया। वह सफेद सिर वाले ईगल पर सवार नहीं था क्योंकि वर्तमान में उसके पास समय बहुत कम था। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर है उसकी शाही आकाश तकनीक सफेद सिर वाले ईगल से ज्यादा तेज होगी। उसी समय जब चू फैंग ने एजियो ड्रैगन स्कूल छोड़ा, सू रो 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में वापस लौटी। जब वह 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में दाखिल हुई और उसकी दृष्टि सामान्य हो गई, तो उसने पाया कि 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में हर कोई पहले से ही एक पंक्ति में खड़ा था और जटिल चेहरों के साथ खुद को देख रहा था। कुछ लोग जो कम उम्र के थे, वे अपने दिल में दुख को रोक नहीं पाए और चुपचाप रोने लगे। बहन। अचानक सू मेई सू रो की बाहों में कूद पड़ी और जोर से रोने लगी। उसका रोना असामान्य रूप से दुखद था और इससे दृश्य में मौजूद लगभग सभी लोग अपनी आंखें लाल होने से नहीं रोक पाए। उस पल सू रो की आंखें भी लाल हो गईं, लेकिन उसने खुद को मजबूती से रोक लिया और रोई नहीं। उसने सू मेई के काले और चमकदार बालों को सहलाया और कहा, हमें उस पर विश्वास करना होगा। अध्याय 310 शांत। वास्तव में कुछ गिनती के बाद किलिन राजकुमार के भवन में क्यूई फे ज्ञान के वध का दिन अभी तक नहीं आया था, इसलिए भले ही चू फैंग लिटिल वाइट पर सवार होकर किलिन राजकुमार के भवन तक पहुंचे, वह फिर भी वहां पहुंच जाएगा। चू फैंग को इतनी जल्दी इसलिए थी क्योंकि उसका वर्तमान लक्ष्य किलिन राजकुमार की हवेली नहीं बल्कि 100 मोड़ों की घाटी थी। चू फैंग को कि फे ज्ञान को बचाना था, लेकिन वह बिल्कुल भी आंख मूंदकर खुद को मौत के मुंह में नहीं भेजने वाला था। ऐसी स्थिति में चू फैंग ने सबसे पहले यही सोचा कि ड्रैगन के तालाब और बाघ की गुफा में एक भी पाइक और घोड़े के साथ हमला नहीं करना चाहिए। उसने सबसे पहले क्यूई फे ज्ञान के पुराने दोस्त 100 बैंस की घाटी में छिपे रहस्यमय विशेषज्ञ से मदद मांगी। मैं चू फैंग हूँ सीनियर, कुछ हुआ है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सीनियर, मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे एक बार मिल सकते हैं। वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ, क्या आप यहाँ हैं? मेरे पास आपसे चर्चा करने के लिए कुछ है। चू फैंग पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया, लेकिन उसने सीधे आत्मा संरचना में प्रवेश नहीं किया। वह विशाल सफेद बादलों के ऊपर खड़ा था और बहुत विनम्रता से हॉल में अपना सम्मान व्यक्त किया। पिछली बार जो कुछ हुआ और क्यू फे ज्ञान से भी उस स्थिति के बारे में थोड़ा और समझ आ गया था। चू फैंग को लगा कि वह रहस्यमय विशेषज्ञ जो छिपकर एकांत में रह रहा था, संभवतः एक अजीब व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति का सामना करते समय उसे शिष्टाचार का पालन करना था। थोड़ी सी असावधानी के साथ ये बहुत संभव है कि वह व्यक्ति क्रोधित हो जाए। लेकिन इतने लंबे समय तक चिल्लाने के बाद भी कोई नतीजा न मिलने पर चू फैंग के पास जबरदस्ती हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने पहले सिर झुकाया, फिर कहा, वरिष्ठ, मैं वास्तव में आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कृपया मेरी अशिष्टता के लिए मुझे माफ करें। चू फैंग ने बोलते हुए आत्मा संरचना को तोड़ दिया और बादलों के भीतर हॉल के बाहर आ गया। पहले तो चू फैंग ने थोड़ा और चिल्लाया, लेकिन फिर भी कोई नतीजा न निकलने पर उसने अपनी आत्मा शक्ति को फैला दिया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि महल की सतह पर एक बहुत शक्तिशाली आत्मा संरचना थी। वह आत्मा संरचना बहुत शक्तिशाली थी। न केवल उसे भेदना मुश्किल था, बल्कि वह आत्मा की शक्ति को भी काट सकती थी। वरिष्ठ, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ हैं या नहीं, लेकिन अभी वरिष्ठ क्यू फे ज्ञान बहुत बड़ी मुसीबत में है। 2 दिन बाद उन्हें किलिन राजकुमार की हवेली में मार दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों के बीच के रिश्ते की खातिर आप उनकी जान बचा सकते हैं। चूंकि वह ऐसी स्थिति में था जिसमें उसके पास हॉल में कदम रखने का कोई रास्ता नहीं था, चू फैंग केवल जोर से चिल्ला सकता था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। चू फैंग, बस छोड़ो, अब उससे भीख मत मांगो। क्या क्यू फे ज्ञान ने ऐसा नहीं कहा? ये व्यक्ति एजोर प्रांत की चीजों को किसी और से बेहतर समझता है। मेरा मानना है कि आपके बिना बताए भी वह पहले से ही जानता था कि क्यू फे ज्ञान के साथ क्या हुआ था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अभी यहाँ है या नहीं।
उसे क्यूई फेज्ञान के मामले के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। उसने चुप रहना चुना। इसका मतलब है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो रिश्तों की बहुत कम परवाह करता है, और वह क्यूई फेज्ञान के जीवन की खातिर अपनी पहचान प्रकट नहीं करेगा। एग्गी ने छिपे हुए गुस्से के साथ सलाह दी। उस समय चू फैंग वास्तव में मुश्किल स्थिति में था। ऐसा नहीं था कि वह उस कारण को नहीं समझता था, लेकिन वह अभी भी इसके लिए लड़ना चाहता था क्योंकि अभी रहस्यमय विशेषज्ञ क्यूई फेज्ञान को बचाने में उसकी एकमात्र उम्मीद थी। हालांकि समय की कुछ गणनाओं के साथ चू फैंग को उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाने से पहले चू फैंग, जो हार मानने को तैयार नहीं था, फिर भी प्रवेश द्वार पर एक पत्र छोड़ गया। इसी तरह ये क्यू फेज्ञान की जान बचाने के लिए विशेषज्ञ से आगे बढ़ने की भीख मांग रहा था। अंत में चू फैंग बिना किसी नतीजे के वापस चला गया और उसकी यात्रा व्यर्थ हो गई। वह निराशा, वह लाचारी लेकर आया। चू फैंग दृढ़ निश्चय के साथ किलिन राजकुमार के महल की ओर बढ़ा। उसने अपने बड़े भाई के फेज्ञान को बचाने की कसम खाई। समय बीतता गया और पलक झपकते ही क्यूई फेज्ञान की फांसी का दिन आ गया। उस दिन क्यूलिन राजकुमार की हवेली के बाहर सजा स्थल पर सभी दिशाओं से शहरों, शक्तियों और स्कूलों के बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए। एजोर प्रांत के लगभग सभी लोग जिनके पास सिर और चेहरा था, वे आए। वे एजोर प्रांत के इतने बड़े चरित्र क्यू फेज्ञान की फांसी के क्षण को चूकना नहीं चाहते थे। विशाल सजा स्थल के बाहर लोगों ने पहाड़ और महासागर बनाए। क्यू फेज्ञान के पूरे शरीर पर विशेष जंजीरों से बांध दिया गया था और यहाँ तक कि उसका मुंह भी कसकर बंद कर दिया गया था। उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं, उसकी आभा बेहद कमजोर थी और वह 14 मीटर ऊंचे सजा मंच के ऊपर लेटा हुआ था। उसके शरीर के ऊपर एक बड़ा और नुकीला गिलोटिन था। क्यू फेज्ञान को गिलोटिन द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाने वाला था। इतने अच्छे किरदार का इस तरह मरना सचमुच दुख की बात है। हाँ, एक और स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ इतनी कठिनाई से मेरे एजोर प्रांत में दिखाई दिया, लेकिन वह अब वास्तव में इस तरह से मर जाएगा। यहाँ दया के लायक कुछ भी नहीं है। वह अपने द्वारा किए गए अपराधों से बच नहीं सकता। अगर उसने लॉर्ड मेंशन मास्टर को सफलतापूर्वक मार दिया, तो क्या ये और भी बड़ी दया नहीं होगी? चाहे क्यूई फेज्ञान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मेंशन लॉर्ड से अधिक शक्तिशाली नहीं होगा, है न? उस समय कुछ लोगों को क्यू फेज्ञान पर दया आ रही थी, लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगा कि क्यू फेज्ञान इसके लायक था। लेकिन जब हर कोई सजा सुनाने के चरण की ओर बढ़ रहा था, तो चू फैंग चुपके से किलिन राजकुमार की हवेली के अंदरूनी हिस्सों में घुस गया। किलिन राजकुमार के महल का स्वामी लिन कबीले का सदस्य था। उसे लिन मोली कहा जाता था और संभवतः इसी विशेष कारण से वह क्यू फेज्ञान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जो स्वर्ग क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया था, क्योंकि इससे वास्तव में उसके महल के स्वामी होने की स्थिति को खतरा था। लेकिन चू फैंग के लिए यह महत्वपूर्ण बात नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन मोली का एक बेटा था। यह उसका इकलौता बेटा था और लिन मोली उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन अफसोस की बात है कि उसका बेटा बेकार था। न केवल उसकी मार्शल खेती की प्रतिभा बेहद भयानक थी, बल्कि वह औरतों का आदी भी था। वह किलिन राजकुमार के महल की युवा पीढ़ी में सबसे बेकार अस्तित्व था। बेबी, तुम बहुत सुंदर हो। तुम सबसे सुंदर महिला हो जिसे मैंने कभी देखा है। आज्ञाकारी बनो और बेतहाशा मत घूमो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा और तुम्हें धन और पैसा दूंगा। मैं तुम्हें अनंत संसाधन प्रदान करूंगा और तुम्हें मार्शल साधना विशेषज्ञ बनने दूंगा। नहीं, महामहिम, कृपया मुझे जाने दीजिए, कृपया मुझे जाने दीजिए। मुझे धन दौलत और पैसे नहीं चाहिए, मुझे अंतहीन संसाधन नहीं चाहिए, और मैं मार्शल साधना विशेषज्ञ नहीं बनना चाहता। मैं केवल घर जाना चाहता हूँ। एक आलीशान महल के अंदर एक बड़े से पलंग के ऊपर एक जवान और खूबसूरत महिला लेटी हुई थी। वह एक कोने में सिमटी हुई कांप रही थी और रो रही थी। बिस्तर की दूसरी तरफ एक मोटा आदमी था जिसके कपड़े अधूरे थे और वो उस औरत को बाघ जैसी नजरों से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िया भेड़ को घूर रहा हो। अपने शिकार को देखते हुए वो पहले से ही कामुकता से लार टपका रहा था। वो लिन मोली का बेटा लिन चोंग था। लानत है औरत पर, तुम सम्मान नहीं देती और सम्मान नहीं चाहती। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो क्या तुम मानती हो कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा, फिर तुम्हें सेना के शिविर में फेंक दूंगा और किलिन राजकुमार के महल के मेरे पहरेदारों को मौत तक तुम्हारे साथ रहने दूंगा। ये देखकर कि नर्म रास्ता काम नहीं कर रहा था, लिन चोंग का चेहरा बदल गया और उसने कठोर रास्ता अपनाया। नहीं, मेरे परिवार को नुकसान मत पहुंचाओ। दरअसल लिन चोंग को ऐसा बोलते हुए सुनने के बाद
महिला डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और भीख मांगने लगी। तो फिर आज्ञाकारी बनो और हिलो मत। तुम्हें सहयोग करना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा नापसंद वो औरतें हैं जो सहयोग नहीं करती। जो औरतें मेरे साथ नहीं चलीं, वे सब मेरे पालतू जानवर को खिला दी गईं। बोलते समय लिनचोंग ने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक भयंकर जानवर था जिसकी शक्ल भयावह थी और आंखें खून से लाल थीं। भयंकर जानवर इस समय कुछ खा रहा था। उसे करीब से देखने पर पता चला कि वह एक इंसान था। लिनचोंग ने सच कहा था। जिन महिलाओं ने उसका साथ नहीं दिया, वे सभी उस भयंकर जानवर को खिला दी गईं। हालांकि उसने युवती को यह नहीं बताया कि जो लोग उसके साथ सहयोग करते थे, वे भी भयंकर जानवर को खिला दी गईं। मैं आपकी बात सुनूंगी, मैं आपकी हर बात सुनूंगी। युवती डर गई थी। रोते हुए उसने सिर हिलाया और अपने कपड़े उतारने लगी और लिनचोंग की हरकतों का पालन करने के लिए तैयार हो गई। वाह! लेकिन जैसे ही लिनचोंग अपनी आंखों के सामने की सुंदरता का आनंद लेने की तैयारी कर रहा था, उसके प्रिय भयंकर जानवर ने अचानक एक दयनीय चीख मारी। अपना सिर घुमाकर देखने पर लिनचोंग के चेहरे पर बहुत ज्यादा बदलाव आया, क्योंकि उसका प्यारा पालतू जानवर पहले से ही गंदे मांस का ढेर बन चुका था। यहाँ तक कि एक युवक भी उस गंदे मांस के ढेर के पास एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ा था। अहंकार! तुम कौन हो? तुमने मेरे पालतू जानवर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। उस पल लिनचोंग गुस्से में था। वह खड़ा हुआ और किसी को बुलाने के लिए चिल्लाने के लिए तैयार हो गया। फुसफुसाहट, लेकिन ठीक उसी समय भूत की तरह चू फैंग लिनचोंग के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ से लिनचोंग का मुंह बंद कर दिया और खुद को बिस्तर पर जोर से दबाया और अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, शश, चुप रहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ और रोमांचक खेल लाऊंगा।